यही पावर है स्टॉक मार्केट कि इसके थ्रू टॉप बिजनेसमैन कमा रहे हैं, आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। 10 सालों में 10x इंडेक्स होता है। तो बिटकॉइन की वैल्यूएशन भी $50 ट्रिलियन हो जाती है आज से 25 साल बाद। उसके हिसाब से एक जो बिटकॉइन है ना, वो बन जाएगा तकरीबन $2.5 मिलियन। 25x इन डॉलर टर्म्स ओवर 25 ईयर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी रिटर्न यही है पिछले 25 सालों। 50,000 रुपए 60,000 रुपए सेव कर रहा है, क्या करे? सबसे पहले तो सेव करना शुरू करें। वो स्टॉक मार्केट में है, आप कहते हैं उसको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में तो बहुत अच्छे तरीके से आना है। तो 10 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं, आप 1 मिनट जरा बैठ कर सोचें कि ये 10 लाख रुपए कमाने में आपको टाइम कितना लगेगा। यार इस दौर के अंदर 3 गुना बढ़ गई है मार्केट। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, आप उस मुल्क के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन जाते हैं। जो पुअर माइंडसेट होगा ना, वो स्पेंड करेगा, नई गाड़ी ले लेगा। सेविंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी। जो रिच माइंडसेट होता है वो उस पैसे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो पैसा उसके लिए पैसा बनाता है। 1 लाख रुपए 1 करोड़ 25 लाख हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में इंसान ने और स्टॉक मार्केट ने ऊपर ही जाना है। बिजनेसमैन विल ऑलवेज मेक मनी। अच्छी बात यह है कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बड़ी अच्छी बात यह है कि जिन कंपनीज ने पिछले 20 साल में बड़े अच्छे रिटर्न दिया ना, उसमें ज़्यादातर शरिया कंप्लायंट। स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इस तरह की चीज़ें। असल में ऐसा नहीं है। आप खुद देखें पिछले 25 सालों में जो इंडेक्स है, एवरेज कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया। 160,000 फॉर FY26 अब जो शुरू होने जा रहा है। और एक साल और अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, ऑयल प्राइसेस में कोई शॉक नहीं आती, लोकल डेवलपमेंट कोई ऐसी नहीं होती जिससे चीज़ें ख़राब हों, तो वी विल सी नॉर्थ ऑफ 200,000। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान मलिक है और आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, बकरीद गुजरी, मैं उसको बता रहा था कि बेटा ये आज तुम ये 3 लाख 4 लाख का बैल देख रही हो ना, ये मैं अपने बचपन में 8,000 का खरीदता था। अच्छा, फिर मुझे अपने अब्बा का वाकया याद आ गया। अब्बा हमारे बताते थे, अबे मैं 150 की ना बैलों की जोड़ी लेके आता था। मेरी बेटी ने कहा ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? बट दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। और मैं तो खैर 1990 की बात कर रहा हूँ। अभी आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है साकिब शिरानी साहब का, बहुत ही सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में लिखा है कि 2022 मार्च में 50,000 की से जो चीज़ें आप खरीद सकते थे, अब आपको वही चीज़ें खरीदने के लिए तकरीबन 1.25 या 1.5 लाख रुपए चाहिए, या उस 50,000 की परचेजिंग पावर अब सिर्फ 20,000 की रह गई है। तो बात बड़ी सीधी सी है भैया, हमारा जो रुपया है वो काफ़ी तेज़ी से अपनी कदर खोता जाता है। सो और फिर महँगाई भी है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हम पिछले कई दिनों से लास्ट लगातार पॉडकास्ट से मिड लाइफ़ क्राइसिस, 40s की एज में आने वाले एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस, प्रोफ़ेशनल क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो लोगों को अ, उनके मंज़िल की तरफ बढ़ने से रोकता है, वो फ़ाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि वो कहते हैं यार पैसे ही नहीं है, क्या करें? तो लास्ट पॉडकास्ट में अदील अज़हर से जब हमने बात की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया इन्वेस्टमेंट का और सेविंग्स का। तो आज हमने कहा कि यार फिर हम इन्वेस्टमेंट के मुताल्लिक कुछ गपशप करते हैं, और उसके लिए हमने ज़हमत दी है अब्दुल रहमान नजम साहब को। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, बड़े ज़बरदस्त खूबरू नौजवान हैं, और आज हैं तो ये खुद 30s में, लेकिन ये हम 40s वालों को एडवाइस देंगे अबाउट, और मे बी इवन यंगर पीपल एज़ वेल। और इनकी एक और ख़ास बात है, वो आगे चल के खुद बताएँगे, जो इस पूरी सीरीज़ में कॉमन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम। वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बॉस, लोग सबसे पहला सवाल करेंगे कि आप पैसों के मामले में बात कर रहे हैं। हम अब्दुल रहमान नज़म साहब की बात क्यों सुन? व्हाट्स योर स्टोरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक यंग तो मैं काफ़ी हूँ, लेकिन बाकी लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम जो है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट्स के जो पूरे चीज़ें होती हैं उनको समझने में स्पेंड कर लिया है। अगर थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी की जैसे बात करें, यूनिवर्सिटी से पहले तो बस वही नॉर्मल अपब्रिंगिंग लाइफ होती है। अपनी फैमिली में देखा लोगों को, जैसे आपने कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में बड़े हुए। आई थिंक उधर कुछ है स्पेशल। आप भी वहीं से? बिल्कुल। क्या बात! नाज़रीन, इट्स अ हैट ट्रिक। सो ओए लेवल्स जो है उसमें बीकन हाउस पहले गए, फिर सेंट पैट्रिक्स हाई हाँ, स्कूल। हाँ, दिमाग थोड़ा-सा तेज़ था, ठीक है। तो फिर ये भी देखा कि जब आप किसी चीज़ को बड़े शौक से करें ना, तो उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। बिल्कुल सही बात। उस वक़्त रियलाइज़ नहीं हुआ। मतलब मैंने 5 क्लास जब पढ़ ली थी ना, तो मैंने 1 साल में हिफ़्ज़ कर लिया। अरे वाह! हाँ, जो घर वालों के कहने पे ही किया, उसमें मेरा तो कोई इतना रोल नहीं था। हुँ, उन्होंने एनकरेज किया, लेकिन उधर मुझे जब मैं जाने लगा उधर शौक हुँ। देखा, तो बाकी लोग आप जैसे हाफ़िज़ एवरेज। भी हैं? जी। ये तो बड़ बाकी लोग एवरेज 2 से हाँ, 3 साल करते ठीक है। हैं, बिल्कुल बट 3 मैं साल। जो है वो कोशिश करता होता था। अल्लाह ने अच्छा दिमाग भी दिया था, तो 1 साल में हो गया। अरे वाह! फिर उसके बाद जब ओए लेवल्स में आए, तो देखा कि बीकन हाउस में ना होता था कि
जिसके भी पिछले साल सबसे ज़्यादा एज आए होते थे ना, उसका बोर्ड पे नाम लगता होगा। अच्छा। तो जब 8-9 क्लास में आए ना, तो देखा कि भाई लोगों के नाम लग रहे हैं, 10 से एज नहीं है, 11 एज नहीं है, मोटिवेशन पैदा हुई। सही। तो फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उन्होंने कहा देते हैं, हाँ। 200 से ज़्यादा एज आएँगे। हाँ। तो अगेन उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, 11th में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, ऑलमोस्ट स्कूल में टॉप 3 में ही होता अरे था। वाह! माशाल्लाह। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। ओह वाओ! ग्रेट यूनिवर्सिटी। और वो बल्कि जिस साल हम लोग गए, तो जो 3rd ईयर था उसमें इकोनॉमिक्स में इंग्लैंड में नंबर 1 भी हो गई वो। जी, जी, वॉरेन पहले वेरी वो गुड स्कूल। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह से नीचे होती थी, बट उस साल नंबर 1 भी हो गई। ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। आपने जैसे अभी बताया ना कि चीज़ें पहले बहुत सस्ती होती थी। मेरे अपने भाई-बहन बताते हैं जब वो स्कूल गए थे, ₹1 की पेप्सी आती थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, दो हमने तो ₹2 की थोड़ी तो पेप्सी मिनी मैंने भी 10-10 पी है। रुपए हाँ, तक देखनी शुरू किया। मैंने 2 ₹2.5 की मिनी तो पेप्सी पी है, छोटी हाँ, वाली आती थी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। तो उधर जाके ना थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ, उधर ना लोग इन्वेस्टिंग करते होते थे। हुँ। यंग लोग लंदन में। हाँ, वॉरेन यूके में। बिल्कुल बर्मिंघम से करीब ये ठीक है। यूनिवर्सिटी है। सो वहाँ पे लोग ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी 100 पाउंड, 150 पाउंड हर कोई जो है ना इन्वेस्ट करता जा रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता उनके साथ बात करनी शुरू की, तो वो बताते होते थे कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट जो है ना, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा रिटर्न आएगा। उन लोगों ने मुझे उसका रीज़न नहीं बताया। उन सब ने बताया कि इसके लॉन्ग टर्म में बड़े अच्छे रिटर्न होते हैं। आप देखें इंडेक्स अमेरिका की एग्ज़ाम्पल देते होते थे, इंग्लैंड की एग्ज़ाम्पल देते होते थे। कहते देखें पहले 100 का इंडेक्स होता था, अभी 10,000 पे पहुँच गया बिल्कुल है। ठीक हम है। भी यही करेंगे और उधर जो है हुकूमत की तरफ से कर्ज़ा मिलता होता था एजुकेशन के लिए। तो हमारा 10-15 साल बाद जो है ना ये कर्ज़ा इंस्टॉलमेंट जो है ना ये इन्वेस्टमेंट उतार देगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं छुट्टियों में जब आता होता था, आके घर पे पूछता होता था घरवालों से कि भई ऐसे-ऐसे मैं उधर देख रहा हूँ। एंड अब हम ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं? 2012 में मैं अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक गया था, तो 2012 से 2015 के बीच में। ठीक है। तो सब कहते थे इधर तो सबका लॉस होता है। बहन का घर है। बहन का अरे बिल्कुल। फिर थोड़ी बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ गया, तो जब मैंने अब्बू से कहा मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च कर लिया, मैंने जो है अपना अकाउंट खोलना है और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहते हैं मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका नुकसान हुआ है। एक तो ये बताएँ अब इंग्लैंड से वापस आ गए? बिल्कुल उस वक़्त जो है उधर थोड़ा-सा एक था कि 2 2 ऑप्शंस थे। इधर हम लोगों का फैमिली बिज़नेस होता था स्टील का। ठीक है। तो 2 ऑप्शंस थे, एक था कि फ़ौरन वापस आ जाएँ, हाँ। एक था कि थोड़ा-सा 2-3 साल का एक्सपोज़र ले लें, उधर आप जो जॉब करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। पर मुझे इन्वेस्टिंग का बहुत शौक था। सोचा कि मैं आऊँगा वापस और फुल टाइम खुद रिसर्च करूँगा। ये वाह! भी मैंने उस वक़्त फ़ैसला लिया कि मैं ना किसी ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन नहीं करना ओके। और उसकी वजह ये थी कि जब आप किसी ब्रोकरेज हाउस या किसी भी जगह पे अगर आप जाके जॉब करेंगे ना, तो वो आपको असाइन कर देंगे कि आपने ठीक है। ये सेक्टर देखना है, आप 2 साल तक वही देखते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा। आप अच्छे हुए तो आपको 2 साल बाद एक और मिल जाएगा, आप 4-5 सालों में 2-3 सेक्टर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ वॉरेन बफे की जब मैं वीडियोज़ देख रहा था, हुँ। दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, सही फिर। वो कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर हुँ। जो अच्छा है, जिसने पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं करनी बल्कि जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट का रिटर्न आ रहा है ना, हुँ। उससे ज़्यादा रिटर्न लाना है, उसका काम होता है कि वो सारे बिज़नेसेस को समझ ले और फिर जहाँ अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन रही होगी ना, वहाँ इन्वेस्ट करे। इस तरह वो ज़्यादा रिटर्न लेकर आएगा बाकियों से। तो अगर आपने अच्छे रिटर्न लेकर आने इन्वेस्टिंग में, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज भी होनी चाहिए सेक्टर की, लेकिन आपकी ओवरऑल सब चीज़ों का आपको पता भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कभी जो है बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्च्युनिटी बनती है, कभी ग्लास सेक्टर में बनती है, कभी सीमेंट में बनती है। तो मैंने कहा अगर मैं खुद करूँगा ना, तो मुझे जो है ये सारा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, खुद काम करें आप तो पता चलो आज जो है 12 बजे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू के पहले साल में मैं लिखता होता था बाकायदा कि आज मैंने इतने घंटे काम किया। हर हफ्ते जो है ना 70 हिट करना होता था। तो 70 आवर्स? 70 आवर्स पर वीक। ओह! तो वो पूरा हिट करना होता था। तो उस तरीके से जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया और उधर सीखा कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म बहुत रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे अच्छा। पाकिस्तान में सब कह रहे थे कि रिटर्न अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक जब मैंने चार्ट खोल के देखा इंडेक्स का, तो उसके तो रिटर्न अच्छे थे। है। तो फिर मैंने कहा कि 2013-14 में फिर एक बूम आया था ना? हाँ, मुझे फिर मेरे ख्याल से 50 पे हिट किया था यार। वहाँ पे सब लोग जैसे 20 साल, 25 साल की बात करते थे ना, जो तो जब मैं आया मैंने देखा कि 1990 से अगर आप देख लें, उस वक़्त 15 साल हो गए, तो बड़े अच्छे रिटर्न थे। तो मैंने कहा हाँ, इसमें लोगों 2000 का में नुकसान कैसे होते 1200 हैं? पे थी। हाँ, 2000 में 1200 पे थी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं सोचता था कि लोगों के नुकसान क्या होते हैं। बहुत अब्बू भी सस्ता। मना करते थे, तो मैंने कहा चलो मैं 2 साल लगाता हूँ इस पे, हाँ, देखता हूँ कि क्या है, डेप्थ हाँ, में जाता हूँ थोड़ा। हाँ, उस टाइम में जो है ना वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी है, बिल्कुल ठीक। उनकी एजीएम्स यूट्यूब पे होती हैं। ठीक है। वो मैंने देखनी शुरू की 1994 से। 5 घंटे की एक एजीएम होती है। उसमें लोग अब आते हैं शेयर वो होल्डर यूट्यूब पे डाली हुई है। यूट्यूब पे थी डली हुई हैं, किसी और ने डाली हुई हैं अच्छा किसी और। रिकॉर्ड करके। वो सारी देखी 20 साल की उस टाइम पे। वॉव! फिर उधर से जब समझा, वो जो लोग कहते थे ना कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देती है, हाँ। उसके पीछे नंबर से तो सब बता देते थे, हुँ। लेकिन जो उसके पीछे लॉजिक थी वो समझ आ गई। लॉजिक ये थी कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, आप उस मुल्क के टॉप बिज़नेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन जाते हैं। क्या बात!
क्या बात है। जब भी आप कोई ऐसा शराकत काम दार बन करने जाते जाएंगे हैं। ना जिसमें आपने आपके घर से भी रेजिस्टेंस आ रही है या लोग आपको कोई और बात कर रहे हैं, तो आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना होता है और उसके पीछे जो रीज़न है वो भी चेक करना होता है। हम्म, और कभी-कभी वो रीज़न भी चेंज हो जाता है। नंबर्स आर नॉट इनफ। तो उसमें मैंने सीखा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। हम्म, यानी कि अगर आपने 20 साल पहले मिज़ान बैंक का आह, शेयर लिया होता, आह, तो आप किसके साथ पार्टनर बनते? कुवैत की फैमिली के साथ। बिल्कुल ठीक है। आपने लकी सीमेंट का लिया होता तो आप मोहम्मद अली तब्बा के तब साथ आगे पार्टनर साथ बन partner, जाते। हाँ बिल्कुल ठीक। अब ये जो लोगों का नुकसान होता है ना, वो इस वजह से होता है कि लोग बनते हैं 1 हफ्ते के लिए पार्टनर, क्या बात। 2 हफ्ते के लिए पार्टनर, पार्टनरशिप 6 पे 6 महीने के लिए पार्टनर। अब्दुल रहमान पार्टनरशिप पे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन एक पहले एक इससे क्रिटिकल सवाल पे आ जाए। हुँ, इन्वेस्टमेंट तो तब करेंगे ना जब पैसे बना देंगे। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्योंकि चाहता हूँ कि जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको आप बिल्कुल एक बुनियादी सतह से समझाएं। वो कहा जाता है दो तरह की आमदन होती है, एक्टिव और पैसिव। हुँ, एक्टिव मेरे ख्याल से उसको कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसमें आप अपने घंटे और अपने वक्त बेचकर कोई भी पैसे कमाते हैं। जैसे हम नौकरी करते हैं या कोई भी काम कर, जैसे आप कह रहे थे कि अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे होते। पैसिव इनकम क्या होती है? अच्छा, इसमें अगेन ये जो पूरी जर्नी थी ना जिसमें वॉरेन बफे की एजीएम्स देखी, एक तो उन्होंने इन्वेस्टिंग बड़ी सिखा दी ना, उन्होंने सारा बता दिया कौन सा बिजनेस किस तरीके से चलता है। लेकिन साथ-साथ उन्होंने रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट भी सिखा दिए। वो अपनी बातों में लोग जनरल सवाल भी पूछते हैं ना बीच में, तो वो बताते हैं कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का क्रक्स सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि लेट्स से आपकी सैलरी 100 लेट्स से 1 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है? तो जो रिच माइंडसेट होगा ना वो कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 40% सेव कर लेगा। ठीक है। जो पुअर माइंडसेट होगा ना वो स्पेंड करेगा, नई गाड़ी ले लेगा या कोई कहीं और जो है स्पेंडिंग कर देगा। ज़ाहिर है जब आप सेव नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? क्या क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप है कि क्या बात है। और इसको वो इस तरीके से समझाते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि आज किसी डिनर पे जाने के बजाय या कहीं फ़ज़ूल खर्ची करने के बजाय अगर आप अपनी थोड़ी-सी हैप्पीनेस डिले कर देंगे, तो वो जब कंपाउंड होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन देखिए, जाएगी। ये तो हमारी कौम का बहुत बड़ा मसला है बहुत अब्दुल बड़ा रहमान। मसला है। हमारी कौम तो शदीद शुदा है। हुँ। शदीद मतलब शबशबा, हम-हमा, वलवला, हम लोग दूसरों के लिए। वो 1.5 करोड़ रुपए की हम लोग वो वीगो डाले ले लेके, वो आगे कोई और गाड़ी होती है, वो पीछे चल रहा होता है। वो 1.5 करोड़ रुपए पीछे चल रहे होते हैं, उसमें गार्ड बैठे होते हैं, खुले आसमान के नीचे। बिल्कुल। तो ये तो हमारी कौम का बड़ा हमारी रगो-पे में दौड़ रहा पाकिस्तान है। का हाँ, इन्वेस्टमेंट रेशियो 13%। और आप इंडिया और बांग्लादेश में चले जाओ मेरे ख्याल से 20%। एक बहुत बड़ा वजह है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, हुँ। मतलब यू आर सेइंग कि पैसे बचाना फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, लेकिन मुझे पता है क्या कमेंट्स आने वाले हैं इसके ऊपर। लोग बोलेंगे भाई बचते कहाँ हैं, इतनी इन्फ्लेशन है, इतने मसाइल हैं, इतने वो हैं, बचता ही नहीं है। चलिए मैं स्टेप 2 बताता हूँ और फिर जो लोग नया-नया करियर स्टार्ट हाँ। कर रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, उनके लिए भी एक पाथवे बताता हूँ। हुँ, तो पहला स्टेप होता है कि भाई सेविंग करेंगे ठीक तो है, इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है। स्टेप 2 है कि सेविंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या बात! सेविंग होती है तकिए के नीचे रख देना या हाँ, जाके बैंक में करंट अकाउंट में रख कर देना। देना। ज जो रिच माइंडसेट होता है वो उस पैसे को फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है और ठीक है। फिर वो पैसा उसके लिए पैसा बनाता है। अब इसमें आप स्टॉक मार्केट में इक्वल पार्टनर भी बन सकते हैं हाँ, बिज़नेसमैन के साथ। हाँ। आप जो है दूसरी एसेट क्लास प्लॉट गोल्ड ले वो लिया। हाँ, आगे डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जब कन्वर्ट कर होते हैं तो बेस्ट एसेट क्लास कौन-सी है? तो एक्टिव इनकम की जो हमने बात हुँ, की, यू आर वर्किंग फॉर द मनी, हुँ, और बिल्कुल। ये जो इन्वेस्टमेंट है तो द मनी इज़ वर्किंग फॉर मनी यू। इज़ वर्किंग फॉर यू। आप इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें हाँ, या किसी अपने दोस्त के साथ आपने बिज़नेस में पार्टनरशिप कर हाँ। ली, यहाँ के जहाँ पे आपको अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सो इम्पोर्टेंट ये है। एक बड़ा इस तरह नहीं जहाँ होता। पे आप एक एक्ट हाँ, किया और वो अब ये खुद चल रहा हो। बाइनरी नहीं होता अच्छा, कि एकदम से मतलब आप एक्टिव से ये करें पैसिव वो में आ करें, गए। हाँ। पहले आप एक्टिव में होते हैं, लेट्स से एक बिज़नेस क्रिएट कर रहा है एक बंदा, या आप एक्टिव, नौकरी एक्टिव, कर रहे हैं। एक्टिव, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका रोल जो है कम होता रहता है। कुछ जॉब्स जो होती हैं वो डेलीगेट कर देता है। कहता है कि अब ये जो है मेरे बगैर भी हो सकती हैं, तो वो कह सकते हैं आप 50% लेट्स टॉक हाँ। अबाउट सैलरीड हुँ, इंडिविजुअल्स। हमारी जो ऑडियंस है रफ्तार नाउ की, 25 टू 45 50 मेजॉरिटी लोग, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जॉब करने वाले हैं। एक जॉब करने वाला है, उसकी तरफ से बात शुरू करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो, अच्छा एक बड़ी बात होती है, लोग मेरे दोस्त भी अक्सर बोलते हैं, यार 5,000 से क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ 5,000 से क्या हो सकता हाँ, है। मैं वही पूछना हाँ। चाह रहा हूँ कि ये बड़ी एक बात आती है, यार ये 5,000 क्या है यार, खाना ही खा लेता हूँ। अब देखें, एक मैं आपको पूरा ना एक प्लान बना के देता हूँ किसी ऐसे बंदे के लिए जो आज जिसके पास ₹1 की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक, फिर भी वो जो है ना अपनी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। ओके, लेट्स से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। ठीक आप है। उसमें से 20,000 रुपए सेव कर लेते हैं। हुँ, ठीक है, आपने देखा सारा कि इसमें मुझे फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं 20,000 रुपए सेव करता हूँ। हुँ, हर साल
10% इन्फ्लेशन होती है, आपकी सैलरी भी अगर आप कुछ भी ना करें 10% बढ़ जाती है, ज़्यादातर लोगों की तो प्रमोशन हो जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चलिए हम अज़्यूम करते हैं 10% बढ़ी, ठीक आपने 20,000 को 22,000 कर दिया। ठीक है। अब ये जो आप अगले 25 साल अगर पहले साल में 20,000 हर महीने, फिर 22 और आहिस्ता-आहिस्ता इसको बढ़ा के अगर स्टॉक मार्केट में लगाते रहेंगे, एवरेज कंपनी में, कोई इसमें अपनी तरफ से आपको कोई हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो एवरेज इंडेक्स होता है ना, केएससी 100 इंडेक्स, उन कंपनीज़ में थोड़े-थोड़े अगर आप लगाते रहेंगे, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट होके 25 साल बाद आपको 20 करोड़ रुपए देगी। जितने हज़ार 18% पे जब द कंपाउंड पावर होते ऑफ हैं, कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो और ये कहते हैं इस ना वजह से हो रहा है जी। क्योंकि इस एसेट क्लास का जो रिटर्न है एवरेज पर ईयर वो हाँ। 18 से 19% है। यही चीज़ अगर आप कम करके 10% कर दें, तो ये 20 क्या शायद 5 करोड़ बने। इतना फ़र्क आ जाता है। आसान लफ्ज़ों में अगर समझना हो, हम अज़्यूम करते हैं एक बंदा था उसके पास 1 लाख रुपए थे, हुँ। 1 जनवरी 1999 को। कंपाउंडिंग की पावर इससे आपको समझ आएगी। 5 एसेट क्लासेस होती हैं पाकिस्तान में, रियल एस्टेट, गोल्ड, बैंक में लोग पैसे रख देते हैं सेविंग अकाउंट में, स्टॉक्स, और तीसरा फिर आप कह सकते हैं कि किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लिया, इस तरह के एक्टिव बिज़नेसेस। तो 4 में 95% लोग जो है ना वो इन्वेस्ट बिल्कुल करते ऐसे, बल्कि 50% तो मेरे ख्याल हाँ। 60% तो रियल एस्टेट में ही है जो हैं। करते हैं। हाँ। बस वो भी लोगों को ना असल में इधर गलत गाइड किया गया है। आप डेटा के साथ देखेंगे तो बेस्ट एसेट क्लास पाकिस्तान के स्टॉक्स है। हाँ। तो 1 लाख रुपए अगर आईएमएस पे आपने भी। हाँ। बेस्ट अगर आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रख दिए होते हैं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, नीचे गए, काइबोर ऊपर नीचे हुआ, ये सब घूम फिर के आपके पास आज 12 लाख रुपए हो जाते हैं, 12 से 13 लाख, और महँगाई भी इतनी हुई है। ठीक है। वो जो पेप्सी पहले हाँ, बिल्कुल ठीक है। 4-5 रुपए की होती थी, वो हाँ, जो गाय 50 आप रुपए की लेते थे 8,000 की, हाँ, वो 3 लाख की भी हो गई है। तो बस जितनी महँगाई हुई, आपके भी पैसे उतने बढ़ गए, आपने कुछ ख़ास कमाया नहीं। हुँ। लेकिन आपने एटलीस्ट थोड़ा-सा अपने आप को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट मार किया। नहीं खाई। हाँ, मार नहीं खाई। ज़्यादातर लोग तो करंट अकाउंट में रख देते हैं ना, वो तो उससे ही हुँ। बुरा है। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड, इसमें डिवैल्यूएशन भी हुई है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा। जब जो है 55-50 का डॉलर होता था, आज 280 का है, गोल्ड भी काफ़ी बढ़ गया है। तो 1 लाख रुपए तकरीबन 50 से 55 लाख पड़ जाते ये अच्छा बेहतर है। हैं। हाँ, ये बेहतर है। ये अब हम आगे जब इसमें डिस्कस डॉलर का हेज भी आया ना हाँ, इसमें आपको? डॉलर का हेज भी आ गया। हुँ। फिर इसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स, आखिर में रियल एस्टेट पे आ क्योंकि जाते हैं। प्लॉट का तो कोई पता ही नहीं है। हाँ, असल में ना प्लॉट की एवरेज नहीं है। एवरेज नहीं है। प्लॉट फिर हर कोई अपनी मर्ज़ी की एग्ज़ाम्पल देता है, लेकिन ठीक है। अच्छी एग्ज़ाम्पल भी हम देखेंगे ना, वो भी स्टॉक्स को बीट नहीं करती। तो ठीक है। स्टॉक्स का इंडेक्स 950 या चलें 1000 ले लेते हैं, 1000 पे होता था 1 जनवरी 1999 को। बिल्कुल ऐसे ही है। आज 1,25,000 पे, यानी कि 1 लाख रुपए बगैर अपनी मर्ज़ी की कंपनी चूज़ किए, जिसमें जो है अच्छी-अच्छी कंपनीज़ भी आ जाती हैं, लोग उसमें बात करते रहते हैं। एवरेज कोई भी कम ही हाँ, चूज़ कर। एवरेज कंपनी, और ये हर कोई कर सकता है। हमने इस पे ना अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाई हुई है कि आप हर साल 5 मिनट लगा के ये रिटर्न्स कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। हुँ। इंडेक्स को मैच ही करना है ना, हुँ। और तो कुछ नहीं करना, कोई रिसर्च भी नहीं करनी। हुँ। तो 1 लाख रुपए 1 करोड़ 25 लाख हो जाते हैं। हुँ। अब हम कोई रियल एस्टेट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें क्योंकि डेटा नहीं होता, बट हमने काफ़ी ज़्यादा ना 10-12 एग्ज़ाम्पल निकाल के कॉलोनीज़ रखी हैं। वॉलोनीज़ चीज़ों को हाँ, देखा। जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं ना, हुँ। उन्होंने 15 सालों में 10x करके दिया। हुँ। अब इसमें जो है डीएचए फेज़ 6 भी आ जाता है, उसको जो है तकरीबन हो गए हैं अब 22-23 साल, और उसने 40x किया है इस टाइम। हुँ। 10 लाख की फ़ाइल होती थी, अब इसमें मैंने कोई खर्चे नहीं डाले। वो जो डेवलपमेंट चार्जेज़ होते हैं, हुँ। फिर जो मेंटेनेंस के चार्जेज़, ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। डाला, कुछ नहीं सिर्फ़ डाला। फ़ाइल ली और आज जो है आपका कॉर्नर वाला प्लॉट भी मिल गया आपको। सही है। तो फिर भी ये जो है जाके एवरेज के करीब पहुँचता है। फैसल टाउन की एग्ज़ाम्पल है इस्लामाबाद, हाँ। उसने भी 15 सालों में 10x किया है, जो उसका सबसे हाँ। अच्छा प्लॉट है। हाँ। तो ये सिर्फ़ लोगों को घुमाया गया है हाँ। कि वो 20 साल के लिए प्लॉट खरीद लेते हैं, और जब वो 1 लाख से लेट्स से 20 लाख पे पहुँच जाता है, लोग सोचते हैं मैंने लेकिन प्रॉफ़िट कमाया। बट आपको इस बात का पता है ना कि वहाँ चूँकि बहुत सारा ब्लैक भी जाता है, हुँ। तो इसलिए भी वो वहाँ पे गेम ही अलग होती है। वो ये भी आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा तो इस बिल्कुल, अब वो अगर अब किसी वो के पास लेट्स से हाँ, टोटल 3 करोड़ है, उसमें से व्हाइट सिर्फ़ 1 है, तो उससे अगर प्लॉट लेना है, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, लेकिन या उसे गोल्ड लेना है। स्टॉक मार्केट में तो है ही सारा व्हाइट। बट आप देखें फिर जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनका तो फ़ायदा है ना, उनका तो उनके पास तो वो तो उधर 100% हाँ, वो हाँ। व्हाइट होता है उनकी हुँ, एग्ज़ैक्टली। उस पे भी शुरू करते हैं। अ, सबसे पहला सवाल, हुँ, लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। हम कोशिश ये करेंगे कि हम अभी सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, एंड वी डोंट टॉक अबाउट एनी अदर्स बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट यू आपकी स्पेशलिटी बिल्कुल। इस वक़्त स्टॉक शेयर्स के अंदर उसकी है। अब्दुर्रहमान, कुछ सख्त सवालात करूँगा आपसे। इस पे बड़ी बहस होती है ट्विटर पे, आपने भी देखा होगा हुँ। कि क्या स्टॉक मार्केट ओवरऑल मईशत की परफॉर्मेंस का अच्छा इंडिकेटर और बैरोमीटर है या नहीं? आपका क्या जवाब? देखिए, इसमें ज़्यादातर लोगों ने ना ये जो क्वेश्चन बनाया ना, ये बनाया है इंटरनेशनल लिटरेचर से। अमेरिका में ये डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे अच्छा बैरोमीटर होता है ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस, यानी कि फ्यूचर में इकॉनमी अच्छी जा रही है कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी अब $400 बिलियन हो गई है, सही, और जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना, उसकी वैल्यू
हर साल का प्रॉफिट नहीं, उसकी टोटल वैल्यू तकरीबन $50 बिलियन है। तो इस हाई पे हाँ, ये जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये अच्छा बैरोमीटर है ऑफ द कंप्लायंट बिजनेसेस इन पाकिस्तान। ये जो 100, 200, 300 कंपनीज है ना, इनका बहुत अच्छा बैरोमीटर है कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हो सकता है एक बहुत लार्ज पाई में पाकिस्तान की, क्योंकि थोड़ी सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ओवरऑल का इंडिकेटर ना हो, और इन लिस्टेड कंपनीज जो हैं इनका बिजनेस जैसा जा रहा है ना, उसका बहुत अच्छा बैरोमीटर है। दैट्स अ फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन बाय द वे। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा-सा एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर बाकी काफ़ी जगह पे उसका कचरा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, लेकिन ये एक हिस्सा जो है इस प्लॉट का, इस प्लॉट में कुछ वो लोग रहते हैं उस इलाके में, जैसे कराची ले लें आप, कराची में हर तरह के इलाके हैं, आप कह रहे हैं ये एक इलाका ये वेल प्लान्ड है और इस इलाके के अंदर ज़िंदगी इसके अच्छी जो गुज़र रही है। ओनर्स हैं ना, उनकी प्लानिंग उनकी अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है और वो लोग ये उस इलाके का उस बैरोमीटर है। इलाके का। ये ओवरऑल कराची का बैरोमीटर, जैसे आप कहते हैं ना कि शारा फैसल से गुज़ार के आप किसी को कराची का का वो इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे लोगों ने देखा होगा पिछले 3-4 साल बड़े बुरे गुजरे हैं, लेकिन उसमें से पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरीज भी आई हैं, उसी पे नए आ रहा हूँ। बिजनेसेस भी आए हैं। आप फूड वाली साइड पे चले जाइए, रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, वो लोग फ्लरिश कर रहे हैं। इसी तरीके टेक्स्ट वो गारमेंट्स है जुने जे हाँ, जे मैं डॉट वो है सेकंड जी। एग्जांपल इसी की देने लगा था कि ओवरऑल टेक्सटाइल पिछले 10 सालों से बहुत कहते हैं कि हमें बिजली महंगी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में इंटरलुक की कितनी अच्छी एग्जांपल है। एक ओवरऑल बड़े पाए में से एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो डेविएट कर सकता है। ये अच्छी एग्जांपल है। मेरे ज़हन में तो इस वक़्त जो नाम आ रहा है खाड़ी है, लिस्टेड बिल्कुल। नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त बिज़नेस कर रहा है। जे डॉट है, सना सफीनाज़ है, इस तरह की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो शायद लिस्टेड नहीं है और दे आर ग्रोइंग। जैसे वो इस पे तो मुझे वही याद आया कि जब हमारा कोई बाहर से रिश्तेदार आता है ना कराची, तो हम कहते हैं ना इसको शारा फैसल से ही लेके जाओ क्लिफ्टन तक, वहाँ से घुमा के वापस एयरपोर्ट छोड़ के ले जाओ, तो वो लगेगा कि कराची अच्छा है। तो क्या स्टॉक मार्केट की ये परफॉर्मेंस पाकिस्तानी इकोनॉमी पे उस शारा फैसल पे सफ़र करने के जैसा है? कह सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 20-25 साल इकोनॉमी के कोई इतने अच्छे नहीं गुजरे। एवरेज हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कोई 3 और 4 के बीच में हुआ। लेकिन इसी टाइम में ये जो सारे कंप्लायंट बिज़नेसेस थे, हालाँकि सबकी कोशिश होती है हम ना टैक्स बचा लें। लेकिन ये आपको शो करता है कि अगर आप टैक्स कंप्लायंट तरीके से काम करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में जो आपके ग्रोथ के एवेन्यूज़ खुलते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको 3 सालों पे लाता हूँ। हुँ। ये क्योंकि अभी बड़ा क्रिटिसिज़्म भी होता है। दरअसल 2 तरह के लोग हैं ना, ए वो कहते हैं ना व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड स्केयर्स यू। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो अंधेरे से खौफ आता है इंसान को। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट्स वर्क, और ये आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी अभी। लेकिन यार ये जो पिछले 3 साल है, इसको तो साकिब शिरानी साहब कह रहे हैं दिस इज़ द वर्स्ट इकोनॉमिक साइकिल इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारा मुल्क के बदतरीन रिकॉर्ड के लिहाज से भी एक बुरा दौर है। यार इस दौर के अंदर 3 गुना बढ़ गई है मार्केट। पहले इसमें हमने जैसे डिस्कस किया ना कि शॉर्ट टर्म में जैसे एक चीज़ बहुत अंडर वैल्यूड हुई थी, मतलब ₹100 का प्रॉफिट था, ₹250 की शेयर प्राइस चल रही थी, इस वजह से ये प्राइस बढ़ गई। कंपनीज ने अपने भी प्रॉफिट बढ़ाए। लेकिन चले हम इसको थोड़ा सा लंबे टाइम पे देख लेते हैं कि पिछले 20-25 साल में भी इकोनॉमी को इतनी खास नहीं रही। एवरेज जीडीपी ग्रोथ 3-4 मैक्सिमम 4% की एवरेज होगी। लेकिन इस टाइम में जो एवरेज बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट बढ़ा है हर साल, वो तकरीबन 18 से 19% है। इसी वजह से इंडेक्स जो 1000 का था 1999 में, वो 1,20,000 25,000 पे पहुंच गया। पिछले 25 साल में आप देखें क्या कुछ नहीं हुआ। हर तरह की गवर्नमेंट बदली, मिलिट्री रूल भी आया, कोर्ट्स की मूवमेंट हुई, 4-5 दफ़ा इंडिया ने अटैक कर दिया। लेकिन रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि 1 लाख वाला इंडेक्स 1000 वाला इंडेक्स जो है वो 1,25,000 पे खड़ा है, और ये एवरेज बिज़नेस है। ये हर मुल्क में ऐसे ही होता है। हर मुल्क में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। मतलब स्टॉक मार्केट और उम्र को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक इंडियन इन्वेस्टर हैं, उनका मशहूर जोक है कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंसान ने और स्टॉक मार्केट ने ऊपर ही जाना है। दैट्स अ इसको गुड मैं वन। एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप जैसे कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में होता है, शायद इधर बहुत बड़ा एलीट कैप्चर हुआ है, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। जब 2020 में कोविड आया ना, उसके 1.5 महीने बाद तकरीबन वॉरेन बफे की कंपनी की एजीएम होती है मई के शुरू में। वैसे तो स्टेडियम में 40-50 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन उस साल लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई नहीं था। तो ज़ूम पे पूरी जो है ना वो रिकॉर्डिंग हुई, और खाली स्टेडियम में 2 घंटे लेक्चर वॉरेन बफे ने क्या दिया उस टाइम के मुनासबत से, कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई, 2 भी हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी मारा गया, ईरान वॉर भी हुई, फिर वियतनाम वॉर भी हुई, लेकिन रिज़ल्ट वही है कि उनका इंडेक्स भी जो है ना, अब डाउ जोन्स का मुझे आज नहीं याद, बट लोग चेक कर सकते हैं, 1950s में वो 400 का होता था, और आज मेरे ख्याल से वो लाख से भी ऊपर है। जी। तो उधर भी इसी तरीके से जो है ना, बिज़नेसमैन विल ऑलवेज़ मेक मनी।
जो भी क्या उधर बात कंडीशन चल रही होगी ना उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या एक पूरी बात टीम बैठी होती है ना, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, फिर लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं। इसमें तो एक बात तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, ये बात मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है समझना। भाई मेरा इंसेंटिव स्टॉक मार्केट में जाने का तो आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि भाई आई विल मेक मनी इफ आई मतलब मैं तब्बा और दाऊद फाइनेंशियल फ्रीडम और अचीव कर सकते हैं। मनशास के साथ और क्या पार्टनर बन जाऊंगा, और जो मुल्क के बेहतरीन बिजनेसेस हैं, साफ बिजनेसेस हैं, वाइट बिजनेसेस हैं, उनके साथ मैं शराकतदारी कायम कर लूंगा। लेकिन दूसरी एक और साइड है, बिजनेसमैन की साइड, क्या उसके लिए भी स्टॉक मार्केट में आने के लिए कोई इंसेंटिव है इस वक्त? इसमें सबसे बड़ा जो लोगों के माइंड में आता है कि इंडिया में हर हफ्ते में 2 आईपीओ हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो वो दिन 3-4 महीने गुजरते हैं, तो एक जी मुश्किल जी सा आता है। नहीं आई नहीं, इस साल पूरे हाँ, साल में एक हुआ है। बिल्कुल। इसके ना 2 रीज़न्स हैं सिर्फ़, और वो अगर सॉल्व हो गए ना, तो ये आईपीओज़ जो है आपके भी हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक होने लग जाएगा। पहला रीज़न है आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में एक बंदा है जिसने मेहनत की है, अपने खून पसीने की सारी जो एक कंपनी सेटअप खड़ी की है, की है, उसका कुछ हिस्सा वो बेच रहा है। डाइल्यूट लोगों कर रहा को है कह अपना रहे हैं हाँ, ओनरशिप, कि मुझे और बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, आप पैसे मेरे साथ चाहिए। पार्टनर बन जाएँ, मैं अपनी 20% ऑफ द कंपनी या 30% ऑफ द कंपनी बेचने आ रहा हूँ। अब जब वो बेचने जाएगा तो एक फेयर वैल्यू तो डिमांड करेगा ना। आपकी गाड़ी अगर 20 लाख रुपए की है, कोई आपको उसके आगे 10 लाख रुपए लगाएगा, आप बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। तो जो पाकिस्तान में जो पी रेशियोज़ चल रहे होते हैं ना, पिछले 2-3 साल में जैसे चल रहे थे, उस प्राइस पे कोई भी अपना बिज़नेस नहीं बेचेगा। वाओ, यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए प्रॉफ़िट कमाता है, वो कहेगा चलो मुझे 10 लाख की तो कोई ऑफ़र दे, फिर मैं सोचूँगा बिज़नेस बेचने का। मतलब वो इलॉन मस्क और टेस्ला वाला गेम नहीं है कि ट्रिलियनेयर तो बन जाऊंगा बायर मैं। तो जो है 20 पी रेशियो से भी प्लस पे आईपीओज़ होते हैं। एक पूरा बना होता है, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी सबको पता होती हैं। तो सबसे बिज़नेस अच्छा आईपीओ कौन सा हुआ रिसेंट हिस्ट्री में जिसमें जिसमें अच्छा पीए मिल इंटरलूप गया? का बहुत बड़ा आईपीओ हुआ था 2020 या कितना 21 पीए में। मिला था उसको, कुछ याद है? उस टाइम पे थोड़ा बेहतर थे। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट कोविड के बाद रिकवर करी थी। आई थिंक नहीं, बल्कि ये 2019 की बात है। जी, तो इनको 6-7 की रेंज में आई थिंक पी मिल रेशियो गया मिला था, था। मिल हाँ, गया था। अब जैसे-जैसे 6 पी रेशियो हुई है ना स्टॉक मार्केट, तो आहिस्ता-आहिस्ता आईपीओ आने शुरू हुए हैं। तो एक तो ये जैसे-जैसे अपना ये 8, 9, 10 पी रेशियो की तरफ जाती है ना, तो फिर लोग बैंक से कर्ज़ा लेने के बजाय कहते हैं ये एक अच्छी प्राइस है, इस हाँ, पे क्योंकि हम आपने दूसरी पार्टनरशिप तरफ कर देखा लेते कि हैं। 22% का हुँ, इंटरेस्ट रेट है, उसके हुँ। बावजूद आईपीओज नहीं हुए। हाँ, लेकिन प्राइस भी तो देखिए ना, किसी का ₹100 का प्रॉफ़िट होगा ना, तो स्टॉक मार्केट में ₹250 उसकी वैल्यू चल रही थी। तो उस पे फिर आईपीओ नहीं होते। और दूसरा रीज़न है, छोटी कंपनीज़ पे ज़्यादा अप्लाई होता है, बड़ियों पे नहीं होता। जब आप स्टॉक मार्केट में आएँगे ना, तो आपको सारी रेगुलेशन और डॉक्यूमेंटेड तरीके से अपना बिज़नेस चलाना होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस जो हैं, अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं उनकी, तो वो लोग अभी भी जो है टैक्स कंप्लायंस और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते। तो जब वो यहाँ पे आएँगे, उनको सारी चीज़ें जो है सही तरीके से करनी होंगी, तो उससे वो घबराते हैं और वो सोचते हैं कि हम जो है एफपीआर के उसमें फँस टॉकिंग जाएँगे। अबाउट टैक्स हाँ, कंप्लायंस, पर थोड़ा सा तो एक डिविएट तरह से करें। वो अपनी बुक्स को जो है ना ट्रू तरीके से शो नहीं करना चाह रहे होते। समझ गया। इफ आई कैन रीकैप दिस, फिर मैं एक जरा टेक्निकल सवाल की तरफ आगे जाना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं, नंबर वन आपने ये कहा कि भाईजान पिछले 3 सालों को मत देखें, पिछले 30 सालों को देखें, क्या क्या हुआ, और उस दौरान स्टॉक मार्केट 700 600 700 पॉइंट से अब 1.25 लाख पॉइंट पे है। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा विजन को खोल के देखें, और इसकी वजह फिर आपने ये बताई कि चूंकि ये पूरी इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं है, ये उन 150-200 बिजनेसेस की पल्स है, जो बिजनेसेस लार्ज कंप्लायंट लार्ज बिज़नेसेस। कंप्लायंट बिजनेस की पल्स है, जो कि उस ओवरऑल मीडियोकर परफॉर्मिंग इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी स्ट्रैटेजी से अपनी अच्छी आफतों के तरीके दौर से। में हाँ, चैन की घड़ी है तू। हाँ। ये वो कंपनियां हैं जो जो जरा आफतों के इस दौर में अच्छी सुकून। बात ये है कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट्स द थिंग, हाँ। दैट्स द मोस्ट हुँ। इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और बहुत बड़ा सवाल होता है स्टॉक मार्केट को लेके, क्या स्टॉक्स में अगर मैं यूट्यूब पे डालूंगा ना, ये सबसे ऊपर आ रहा हो, क्या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हलाल है? चलिए इसको ना इस तरीके से देख लेते हैं कि पहले तो माइंडसेट होता है। एक लोग होते हैं जो सट्टेबाज़ी कर रहे हैं स्टॉक्स, सही है? हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की ना, हमारा माइंडसेट है। जो असल माइंडसेट है बिज़नेस के साथ ग्रो सट्टेबाजी करने क्या का, होती है, जरा एग्जांपल दें, स्टॉक में सट्टा कैसे सट्टेबाज़ी खेलते हैं? कि आप इस ड्यूरेशन को जब भी कम कर देंगे ना, अब एक बिज़नेस है और वो जो लेवरेज पे करते हैं वो क्या होता है? वो तो बस आप क्या ही पूछें, एक मशहूर कहावत है बाहर कि अ, यानी कि एक जेन्युइन बंदा जिसके अंदर कोई गलत स्ट्रैटेजी ना करता हो, उसको ना 3 एल्स जो है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, फर्स्ट इज़ लेडीज़, हाँ। देन लिकर, देन लेवरेज। मतलब वाह, आप सोचें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जहाँ के जो है कल्चर में इन चीज़ों को इतना बुरा नहीं समझा जाता, वो लेवरेज को कितना बुरा समझते हैं। इसमें होता इस तरह, लेट्स से एक चीज़ ₹80 की थी, ठीक है? आपने उसमें इन्वेस्ट लेकिन कर ये तो सारे बिजनेस लेते नहीं है लेवरेज। नहीं, वो तो बैंक से होती है। अच्छा, अब मैं वो समझाता हूँ, देखें, एक स्टॉक चल रहा है ₹100 का, सही है? अब आपने कहा ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन आपने कहा मेरे पास हैं सिर्फ़ ₹25, तो मैं ना ₹75 बोरो कर लेता हूँ।
ठीक है, अब इसे ये बदला फाइनेंसिंग कहते हैं। हाँ, अब बदला ये होता है अभी भी? अभी भी होता है। ठीक है। अब ये शेयर अगर 100 से 75 किसी वजह से, जैसे वॉर हो गई कोई, एकदम से किसी भी वजह से वो 75 पे आ गया, भले बिज़नेस सही जा रहा हो, तो आपके पैसे हो गए ज़ीरो। आपने जो 75 लिए थे वो आपने वापस करने ही करने हैं। जो बिज़नेस लेता है ना बैंक से, वो लॉन्ग टर्म होता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े पैसे देने होते हैं, उसमें इस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं होती। वो जो उनका कैश फ्लो आ रहा होता है ना, जो उन्होंने देखा होता है, उसके साथ उसको मैच करके लेते हैं। ठीक तो ये जो है। लेकिन ये ट्रेडिंग भी वाली सट्टा ही चीज़ें, होता है ना? हाँ, ये बिल्कुल सट्टा ये है। भी सट्टा है। लेवरेज तो मतलब हाई सो देयर लेवल आर ऑफ 2 सट्टा है। टाइप्स ऑफ सट्टास। हुँ, एक सट्टा वो है कि पैसे ही नहीं दे, हुँ, किसी और की हड्डी पे कबड्डी खेल ली, हुँ। और दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म खेला हाँ, हो। बहुत कम टाइम के लिए। हुँ। 1 हफ्ते में तो मैं सोचो। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों जाऊँगा? मैं होल्ड तो तभी नहीं अच्छा करूँगा ना, जब लोगों की पैसे मेरे नहीं सोच होंगे। है, और इधर जो लोग जो गाइड करते हैं ना लोगों को, उन्होंने भी बताया है कि पैसे बनाने का ना बेस्ट तरीका है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो जो दूसरों के पास नहीं है। और बस एक मटेरियल क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक आने वाली नहीं है। है अब्दुर्रहमान? देखिए, आप लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है। चलिए लॉन्ग टर्म के रिटर्न को आप हुँ, पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आप रखें उसके लिए, हुँ। लेकिन एक ही इन्फॉर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए भी रखें। उसकी लेकिन बड़ी एक फूल प्रूफ फिर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हाँ। ये आसान काम नहीं होता। लोग असल में ना, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट खबर आनी है, हुँ। जो असल लोग होंगे ना वो 15 दिन पहले ले लेंगे। वो जो हाँ, आखिरी 2-3 दिन रह बेचने जाते हैं शुरू ना, जब करेंगे। सारे सबको पता चल जाता है, उनको बेच रहे लगता है होते हैं वो, अभी मुझे पहली दफ़ा पता चला। वो असल बेच में रहे वो, होंगे। हाँ, वो फिर खरीद लेते हैं उस टाइम, और फिर उसका नुकसान हो जाता जिसे है। कहते हैं पहना दिया। हाँ, फैला दिया, वो बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें ओके। अगेन फिर यही होता है कि अगर आप टाइम को कम कर देंगे हुँ, या आप लेवरेज लेने लग जाएँगे, तो हुँ। फिर वो तो आपने कहा सट्टे वाली सट्टे साइड पे आ वालों की गए। तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ। सट्टे को छोड़ हाँ, दें। अब देखें। शरिया कंप्लायंट पे आ हाँ, जाएँ। शरिया कंप्लायंट इस वजह से है, आप देखें, आप बिज़नेसेस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। आप इस्लाम की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। सहाबा कराम तक जो है बड़ा प्रमोट करते थे कि आपने जो है ट्रेडिंग करनी है, हुँ, बिज़नेस में पार्टिसिपेट करना है। तो ये ऑन द होल बड़ा ही एक कंप्लायंट तरीका है, ठीक है। शरिया कंप्लायंट तरीका है सोचने का। आप भी बड़ी अच्छी अपनी वीडियोज़ में जैसे रेफ़रेंस देते रहते हैं, और आपका है भी, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं, हुँ, तो इसमें आपने भी जैसे रिसर्च की होगी, हुँ। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो ये है कि इफ दैट बिज़नेस इज़ हलाल देन द योर स्टॉक हुँ, ट्रेडिंग इज़ हलाल। हुँ, अगर मतलब हलाल से मुराद अगर वो बिज़नेस अगर कोई मतलब कोई कैसीनो का बिज़नेस है या कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि हुँ, हमारे लिए जायज़ ही नहीं है हाँ, इसकी कमाई। गलत काम में पार्टनर गलत नहीं बनना गलत चाहिए। काम में पार्टनर नहीं बनना हुँ, चाहिए, वो वैसे ही है। बाकी अगर कोई सही काम कर रहा है, कोई फर्टिलाइज़र बेच रहा है, हुँ। कोई एनर्जी बेच रहा है, कोई सीमेंट बेच रहा है, आई थिंक दैट्स फाइन। बिल्कुल। हम लोगों ने भी ना अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो है कंप्लायंस कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो 3 लेवल्स हमने देखे हैं। हुँ, तो ये हम लोगों को बताते हैं, और फिर आपको जो दिल जिससे मुतमईन हो उस लेवल की आप कर वेरी सकते गुड। हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल होता है कि आपने शरिया कंप्लायंस कर दी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिज़नेस। बिल्कुल ठीक जैसे है, जो आपने मैंने बात बात की, की थी। हाँ, कि बिज़नेस का काम अगर ठीक है, भले उसने थोड़ा बहुत बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ठीक, मेरे हिसाब से वो ठीक है। ठीक है। मेरे हिसाब से ना 60-70% लोग जो है ना इसको फ़ॉलो करते हैं। हुँ, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट 30% लोग हैं ना हुँ, तकरीबन, हुँ, वो फ़ॉलो करते हैं शरिया कंप्लायंट लिस्ट। यानी ठीक है। कि स्कॉलर्स ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से हर 6 महीने बाद जो है ना एक शरिया कंप्लायंट लिस्ट आती है, हुँ। कि ये जो शेयर्स हैं ना ये शरिया कंप्लायंट हैं और ये नहीं है। वो कुछ रेशियो-वेशियो हैं उनके। हाँ, और उसके अंदर भी ना, जैसे कोई कंपनी है वो किसी वजह से एक पर्टिकुलर मेट्रिक से थोड़ी-सी दूर थी, तो उसमें भी बड़ी आपको जो है लीनियंसी दी हुई है कि अगले आप 3 से 6 महीने तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर लेट्स से आपने खरीदा एकदम से वो लिस्ट से निकल गया, तो आपके पास थोड़ा-सा टाइम दिया हो कि आप उससे अपने आप को डिसएसोसिएट सही कर है। लें। और जो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो भी ये करते हैं। आप उनकी भी पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो कभी-कभी आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जो कि उस वक़्त शरिया कंप्लायंट अच्छा नहीं है, और इस लेकिन वो शरिया फ्यूचर में हो कंप्लायंस का जाएगा। जो फैसला है, हुँ। ये कोई एक बॉडी है यूनिफ़ॉर्म जो सबको देखती है या सबके अलग-अलग शरिया कंप्लायंस बोर्ड है, कोई कहता है ये भी कंप्लायंट है, कोई कहता है ये कंप्लायंट है? नहीं, नहीं, इसमें देखिए डिफरेंट जैसे ऑडिटर होता इजमा है है। ना, उसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनको तो अथॉरिटी क्या दी हुई ऐसा है। होता है कि कोई एक कंपनी किसी एक लिस्ट में कंप्लायंट है और दूसरी में नहीं, नहीं? नहीं, एक ही लिस्ट होती है। अच्छा हाँ, तकरीबन लिस्ट एक ही। एक ही होती है। अच्छा। आपने कितनी वो कंपनीज़ है इस वक़्त स्टॉक मार्केट में जो शरिया कंप्लायंट है इस देखिए, लिस्ट के इसमें तहत? बड़ी अच्छी बात ये है कि जिन कंपनीज़ ने पिछले 20 साल में बड़े अच्छे रिटर्न दिए ना, उसमें ज़्यादातर शरिया कंप्लायंट है। ओह वाव! और आप समझें अल्लाह की बरकत ही है ये, मतलब यू आर टॉकिंग कि अबाउट लकी सीमेंट। हाँ, लकी सीमेंट ज़्यादातर सिर्फ़ अगर लकी सीमेंट कभी नॉन कंप्लायंट होती हैं, तो इस वजह से होती है कि उन्होंने ओवरऑल इतना ज़्यादा कैश एक्यूमुलेट कर लिया है कि कभी-कभी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही होती, तो बैंक्स में तो जाता आप है। उसको बैंक्स में रख देते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट हाई है, तो नॉन कंप्लायंट हो जाती है। हुँ, तो ये है सेकंड स्टेज कि लोग ठीक है। कहते हैं कि हम बस तो जो इसके अलावा स्कॉलर्स भी कोई स्टेज है? हाँ, इसके अलावा एक और स्टेज है, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेज पे आपने जो स्कॉलर्स आपको बता रहे हैं, आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज होती है प्यूरिफिकेशन रेशियो, यानी कि जो कंपनी कंप्लायंट है, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत छोटा-सा परसेंटेज 0.1% लेट्स से उसने बैंक में पैसे रखे हुए थे, हुँ, सो थोड़ा-सा रिटर्न आ गया। तो वो पूरा कैलकुलेशन आपको करके बताते हैं, और फिर आपने ये करना होता है कि वो जो जब आपको डिविडेंड मिलेगा ना, उसका छोटा-सा परसेंट जो है ना वो डोनेट कर, तो आपने उसको भी प्यूरीफाई कर लिया। तो ये 3 लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन है। 60% लोग वॉव! पहले में आते हैं, हाँ। 30% लोग, 40% लोग लिस्ट फ़ॉलो करते हैं, और 5 से 10% लोग
जैसे ये वाले भी, प्योरिफिकेशन भी करते हैं। ये वाले तो भी। ये आपकी अपनी मर्जी, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जस्ट टू गेट आइडिया, मतलब जैसे आपने मुझसे बात की कि आपने कहा कि भाई कोई 150 के करीब कंपनीज हैं जो कि अच्छी हैं और एक्टिव हैं और जिनमें अच्छा काम हो रहा होता है, उनमें से कितनी फीसद कंपनीज शरिया कंप्लायंट है? अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, बट आई थिंक ओवरऑल जैसे 500 कंपनीज हैं, उसमें से 300 जो है एक्टिव हैं, कुछ तो डिफॉल्टर में ठीक है ना, जैसे हमने पहले ठीक बात की। तो आई थिंक 100 से ज़्यादा होंगे शरिया कंप्लाइंट। बैंक्स निकल जाएँ, हाँ, बस इंश्योरेंस सारे कंपनीज निकल निकल जाएँ, गई। तो हाँ, उसके बाद फिर जो रिमेनिंग कंपनीज आ जाती हैं ना, उसमें 60-70% जो है वो शरिया कंप्लाइंट होती हैं। ये टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, और आप बेसिकली चाह ये रहे हैं कि लोग खुद एम्पावर्ड हों इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना चाहूँ, लेट्स क्विकली रन थ्रू द सेक्टर्स हुँ। ऑफ पाकिस्तान's stock market, starting with the biggest, I think banks सबसे बड़ा सेक्टर, सबसे ऑयल एंड ज़्यादा गैस। ऑयल एंड नहीं, गैस, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से जो इंडेक्स है ना, उसमें बैंक्स हैं। पहले बैंक्स। ऑयल एंड गैस होगा। अच्छा, पहले ऑयल एंड गैस। चलो, एक तो पहले थी ऑयल एंड गैस। हुँ। ऑयल एंड गैस का फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है इस वक्त? ठीक है, ऑयल एंड गैस में पाकिस्तान में अब ऑयल की प्रोडक्शन जो है थोड़ी-थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जाती जा रही है। गैस के रिज़र्व बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गैस की प्रोडक्शन भी नीचे जाती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट जो है ठीक ना है, पिछले लेकिन यार वो सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न को तो उठा के आसमान पे ले गए। नहीं, पिछले 2-3 सालों में तो इन सब की वैल्यूएशंस करेक्ट हुई हैं ना। ठीक है। बट पिछले 10 सालों में हुआ क्या है कि लेट्स से पाकिस्तान में 2000 अरब की गैस जो है ना, लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह जाती थी। कलेक्ट होता था 1500, ठीक है? और पैसा इस देता था। 2000 में से 1000 अरब की कॉस्ट होती थी एलएनजी की, जो हम इम्पोर्ट करते हैं। अब वो तो देने ही देने हैं। तो जो बाकी 1000 अरब थे ना, उसमें से 500 कलेक्ट होता था, और जो लोकल प्रोडक्शन कर रहा था ना, उसको 1000 के बजाय 500 मिलता। उसमें उसकी कॉस्ट भी कवर नहीं होती थी। ये जो 2 पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ हैं, ओजीडीसी, पीपीएल। पीपीएल ने अगर पिछला वाला साल हटा दें, उससे पहले जो 10 साल थे ना, उसमें 500 अरब रुपए का प्रॉफ़िट कमाया था, टोटल 10 सालों में। लेकिन उसमें से कैश प्रॉफ़िट ज़ीरो था। उफ, सारे 500 अरब जो थे ना, वो सर्कुलर डेट में फंस हाँ, गए। सर्कुलर डेट में फँसे। हुकूमत ने कहा दे देंगे बाद में। हाँ, तो इस वजह से इसमें ना कैश प्रॉफ़िट की बड़ी ठीक है। इम्पोर्टेंस सो होती है। सो कोई ऐसी रोबस्ट ग्रोथ नजर नहीं हुँ, आ रही बेसिकली। हुँ। इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर नहीं, द। चीज़ें अगर ठीक हो जाएँ, तो फिर पाकिस्तान में गैस ठीक के नहीं, लेकिन रिज़र्व्स हैं, अगर हाँ, सर्कुलर लेकिन वो डेट तो लंबा कंट्रोल लॉन्ग शॉट है। हुँ, लॉन्ग शॉट है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स। हुँ। मेजर थिंग्स हैपनिंग इन द बैंक। वो ये तो वो सेक्टर है जिसकी पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है ना पिछले कई सालों से। नहीं, बैंक्स में बहुत अच्छी रैली भी आई है पिछले 2 सालों में। उसकी एक वजह ये भी थी कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, अच्छे प्रॉफ़िट हो रहे थे, और फिर जैसे ही वैल्यूएशंस इम्प्रूव हुईं, तो हम्म। सबको बड़ा अच्छा पी रेशो मिलने लग गया। इस अब वक्त क्या पी रेशियो का पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का? अभी बैंकिंग सेक्टर का आई थिंक 6 के अराउंड ही होगा, अच्छा, 6 ही है। जो स्टॉक मार्केट का चल रहा है ना उसके हिसाब से। अब गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो नेचुरल डिपॉज़िट ग्रोथ भी होती है। तो हम्म, डिपॉज़िट्स ना एक तरह से रॉ मटेरियल है हम्म। इस इंडस्ट्री का। तो जैसे-जैसे जो है डिपॉज़िट्स ग्रो होते रहेंगे, सस्ता इनके भी डिपॉजिट। प्रॉफ़िट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाएँगे। उस तरह की रैपिड ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इकोनॉमी का, बैंक्स का। ठीक है। तो जब इकोनॉमी अच्छी हो ना, तो फिर बैंक्स को बड़े अच्छे पी रेशियोज़ मिलते हैं। ओके, सो बैंक्स भी कोई मतलब एग्रेसिव हुँ। ग्रोथ नजर नहीं आ रही, ईएनपी में भी नजर नहीं आ रही। लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स। बहुत 3-4 ही कंपनीज है, कितनी है? हाँ, फर्टिलाइज़र में मेन 3 कंपनीज़ हैं, एक होल्डिंग कंपनी। ठीक है। फर्टिलाइज़र में अगेन थीम यही है, अगेन हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, इसको हमने आपने और डिटेल में पढ़ना होगा। यूट्यूब चैनल पे कंपनीज़ की जो डिटेल वीडियोज़ हैं ना, और डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन हुए हैं सेक्टर्स। तो उसमें थीम ये है कि यूरिया पाकिस्तान में ना असल में जितना चाहिए होता है उतना ही बनता है। तो सेल ऑलमोस्ट सबकी हो जाती है, एज़ सच प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेन आपने ये देखना होता है कि प्रॉफ़िट किसका ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से जैसे हमने डिस्कस किया, फौजी फर्टिलाइज़र के आजकल प्रॉफ़िट ज़्यादा हैं। बट अगेन ये जो गैस की क्यों एनोमली ज्यादा? है, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है ना, उन्होंने जिस तरीके से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था आज से 20-25 साल पहले, उसके थ्रू उनको थोड़ी-सी सस्ती गैस मिल जाती। कितना फर्क है फौजी फर्टिलाइजर को मिलने वाली गैस में और दूसरों को मिल रहा? कितना फर्क है मार्जिन में, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ गैस? पर बैग आप कहें तकरीबन 700-800 रुपए का फ़र्क आ जाता है। तो एग्रो फर्टिलाइज़र अगर पर बैग लेट्स से 700-800 रुपए कमाता है बिफोर टैक्स, तो फौजी फर्टिलाइज़र 1500 रुपए कमाता होगा तकरीबन। हमेशा से ऐसा ही है? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया ना कि ये आज की सिचुएशन है। आज से अगर आप 6-7 साल पहले चले जाएँ, तो ये शायद प्रॉब्ली रिवर्स था। एग्रो ईफर्ट वाज़ फर्टिलाइज़र ने अर्निंग मोर। एक इन्वेस्टमेंट की थी जिसके अगेंस्ट उनको 10 साल तक 70 सेंट की गैस मिलनी थी। हुँ। और लेकिन जो फौजी फर्टिलाइज़र था, उनको तकरीबन जीआईडीसी को अगर मिला लें, तो तकरीबन 700 रुपए की गैस मिलती थी। तो एक जगह 100 रुपए की मिल रही है, एक जगह 700 रुपए की मिल तो रही यही है। मार्जिन ये उतर गया बिल्कुल होता है। उल्टा था। तो अच्छा, ये अगेन हमने जैसे बात की ना कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप टॉप बिज़नेसमैन से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अब यस। देखें ये गैस का डिफरेंस आया। तो आप अब पहले वो इधर अपनी जाते फिर उधर रहते। बिल्कुल, आप लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है अब्दुर्रहमान? ये जो है वही जो हमने बात की ना, जो पज़ल है
हाँ। पजल की कोई चीज़ आपको न्यूज़पेपर से मिलेगी, कोई चीज़ जो है आपको पूरा अंडरस्टैंड करना और पड़ेगा ये पाकिस्तान हमेशा का गैस होता है सेक्टर अब्दुर्रहमान की एक कंपनी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, वो कंपनी रैली करती है। करती है ये होता है। बिल्कुल सही। 99% ऐसे होता लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्टिलाइज़र हो गया, टेक पे आ जाए। है। टेक में मेन जो बड़ी कंपनी है एक दो उसमें से एक सिस्टम्स लिमिटेड ही है। आई थिंक उस पर हमने डिटेल में मेडसोल है, सिस्टम हाँ, है, वो बाकी कंपनीज जो है ना उनके थोड़े से मसाइल जैसे हैं। हमने अभी बात किया ना कि पता नहीं उनके प्रॉफिट ठीक भी हैं कि नहीं, हाँ, तो थोड़ी सी अप एंड डाउन चलता रहता है। बट सिस्टम्स लिमिटेड एक अच्छी सॉलिड कंपनी है। कंपनी है। हाँ, आप ओके, कह सकते हैं आपने एक इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर की काफ़ी अच्छी आउटलुक है। ये सबसे इस वक्त एग्रेसिव आउटलुक हाँ, इसकी कह है। सकते हैं बिल्कुल कि आज के हिसाब से अगर कोई एक सेक्टर जिसने अगले 2-3 साल में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं विद द करंट रियलिटीज़, वो सीमेंट सेक्टर हो सकता है। कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस वक्त लोकल मार्केट की? यूटिलाइज़ेशन कम है, लेकिन अच्छी बात ये है बाहर कि भेज रहे हैं? बाहर साउथ वाले बेचते हैं। अच्छा, सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल, सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल क्योंकि सीमेंट का जो 1 टन है ना, वो होता है ₹25,000 का। हाँ, अब ₹25,000 की चीज़ को हाँ। टन पे तो आपने 10,000 ही देने हैं। इसीलिए लकी वालों ने तो हाँ। इराक में ही प्लांट खोल दिया। हाँ, जो देखिए सीमेंट हमेशा जो है ना अपनी जो उसकी फैक्ट्री है ना उसके 200-300 किलोमीटर मैक्सिमम के अंदर बिकेगा। क्या ज़बरदस्त बात है। हाँ, इस वजह से सिर्फ़ जो साउथ वाले प्लांट्स हैं ना, वो शिप के थ्रू बेच सकते हैं दूसरी जगहों में। हाँ, पंजाब वाले प्लांट्स होते थे वो पहले इंडिया कर लेते थे एक्सपोर्ट। हाँ। इंडिया का जो पंजाब है वहाँ पे ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से दूर लगे हुए हैं हुँ। उस जगह से। तो सीमेंट हमेशा अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ही बेचेगा। इस वजह से जो नॉर्थ है उसकी यूटिलाइज़ेशन कम हुई है क्योंकि आजकल सेल कम हो रही है। लेकिन यही सेम चीज़ जैसे रियल एस्टेट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही, तो स्टील सेक्टर में डिमांड कम है लेकिन वहाँ पे प्रॉफ़िट भी नहीं है। वहाँ पे आपस में प्राइस इतनी ज़्यादा गिर गई, लोगों के बीच में प्राइस वॉर शुरू हो गई, तो वहाँ पे प्रॉफ़िट्स नहीं है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में प्रॉफ़िट्स हैं, बस सेल थोड़ी कम है, वो भी विद टाइम जो है इम्प्रूव हो जाती है। एंड ये जो तुम कह रहे हो कि आप कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ आएगी ये लोकल कंजम्पशन से आएगी या एक्सपोर्ट से आएगी? नहीं, लोकल से ही आएगी। लोकल से आएगी। एक्सपोर्ट्स में इतने ज़्यादा प्रॉफ़िट्स नहीं होते कंपेयर टू लोकल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सेक्टर जिसके बड़े रिमार्केबल प्रॉफिट्स हैं, बड़ा जो बात नहीं करता कोई इसकी, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर पिछले 2 सालों में ना मतलब आप समझें बाकी कंपनीज़ को अगर एक टेलविंड मिल रही थी ना कि वैल्यूएशंस ऊपर जा रही हैं, इसको 3 टेलविंड्स मिल रही थी। 3 टेलविंड्स ये थी कि पहला गवर्नमेंट ने कैप लगाया हुआ है कि एक हद से ज़्यादा प्राइस आपने मेडिसिन बेचनी नहीं वो है। हट गई। हाँ, जैसे पैनाडोल 2 ढाई रुपए की होती वो हट थी। गया क्या? हाँ, तो वो कैप हटा तो उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ी, ढाई से 3 रुपए ही हुई है। हुँ। लेकिन उसी टाइम पे उसको जो बनाने की कीमत थी, वो भी नीचे आ गई और इसका लिंक होता है ऑयल प्राइसेस से। यानी कि फार्मास्यूटिकल के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हुँ। वो ऑयल डेरिवेटिव्स हैं। हुँ। ऑयल जब सस्ता होगा, रॉ मटेरियल सस्ता होगा। तो रॉ मटेरियल लेट्स से पहले ढाई रुपए की मेडिसिन होती थी, हुँ। पन्ने की कॉस्ट भी ढाई रुपए होती थी। हुँ। अब जो ढाई रुपए की कॉस्ट थी ना, वो 2 रुपए पे आ गई हुँ। और जो प्राइस थी वो 3 रुपए पे चली गई। तो मार्जिन्स एकदम बढ़ से गए। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बन गया। सही है? तो इस वजह इसमें देखना होता है फिर आपने कि कौन-सी जो कंपनी है ना, उसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं कि जिसकी प्राइस अगर थोड़ी-सी बढ़ भी जाए ना, लोग फिर भी खरीदेंगे। हुँ। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है बट टूथपेस्ट अगर लेट्स से उसकी प्राइस थोड़ी-सी बढ़े, आप चेंज नहीं करेंगे। इसी वजह से पैनाडोल अगर 5 पैसे महँगी हो जाए तो आप जो है उसको चेंज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। एक चलो एसेंशियल बहुत चीज़ अच्छा अल्टरनेटिव ही नहीं है उसका, हाँ, टॉप और ऑफ द इतनी माइंड महँगी बहुत चीज़ बढ़ नहीं है। जाता है। बिल्कुल ठीक। जो सो स्विचिंग फार्मा होती है ना, आल्सो लुक्स वेरी गुड टू यू? फार्मा भी काफ़ी अच्छा है। इसमें लेकिन ऑयल प्राइसेस को जैसे जो है ना थोड़ा-सा देखना पड़ता है। ऑयल प्राइसेस अगर थोड़ी-सी बढ़ने लग जाएँ तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा भी नहीं होता और इनके भी कॉस्ट के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक सो है। ये इसकी 2 टेलविंड्स थी कि प्राइस भी थोड़ी-सी बेहतर हो गई, कॉस्ट भी कम हो गई और थर्ड टेलविंड जो सबको मिली कि सबको अच्छी और एक वैल्यूएशंस मिलने लग सबसे गई। ज़्यादा आबादी वाला सेक्टर, हुँ। टेक्सटाइल। बहुत आबादी है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर में जो है, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ हैं ना, जो वैल्यू एडेड चीज़ें बनाती हैं, जैसे इंटरलूप और इस तरह की, उनको फिर भी गुल देखा अहमद? जा सकता है। गुल अहमद भी है। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बिजली के रेट जो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहे हैं, तो उससे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। लेकिन बुरी बात है कि गैस बहुत महँगी हो गई है, जो लोग गैस से बनाते थे उनके लिए बुरा हो गया। अगेन ना ये सारी चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो क्रक्स यही है कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो टॉप 10 बिज़नेसमैन है ना, उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। आपको ये पता होगा बैंक कैसे चलता है, आपको ये पता होगा सीमेंट कैसे चलता है, हुँ। आपको ये पता होगा टेक्सटाइल कैसे चलता है। फिर आप पॉलिसीज़ के हिसाब से देख लेते हैं कौन-सा सबसे अच्छा है, मैंने उसके साथ पार्टनर बना। ग्रेट। वॉरेन बफे ने यही किया है। वॉरेन बफे ने नॉलेज सारी So, इंडस्ट्रीज़ so, की ले so ली। you're saying the key to all of this is having access to knowledge and making sense of it. उसका एक आप एक पिक्चर बनाने में जितने अच्छी तरह कामयाब हो जाएंगे, वही जीतेगा। जितनी अच्छी आपकी बिज़नेस की नॉलेज होगी, उतने अच्छे आपके इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स हों। इन्वेस्टिंग इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग बिज़नेसेस। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ना अब तकरीबन 400 लोग पिछले 1 साल में जुड़ गए हैं। ठीक। तो अब आप 400 लोग पे कह सकते हैं कि एक
एवरेज हर किस्म का बंदा आ गया, ठीक है ठीक है। तो उसमें जब शुरू में लोग आए थे ना, हम्म। सब यही सोचते होते कि? थे कि मेरे पास अगर लेट से 1 करोड़ रुपए है, मैं तो यार 10-20 लाख लगा सकता हूँ इसमें, हाँ। इसका कोई पता नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है लेकिन फिर जब हमने उनको गाइड किया, हर कंपनी के बारे में डिटेल में बताया, सारी चीज़ें, पूरा हमारा एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क हमारी वेबसाइट पे है, उसके 3 पिलर्स हैं। पहला है अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स, कि जब बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है ना, तो पहले उसको ओनर की तरह समझो। तो अब ऑलमोस्ट 400 लोग आ गए हैं, हमने भी देखा है कि एक बंदा जब आता है ना, उसका पहले बिल्कुल जो है वो माइंडसेट नहीं होता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन वो हमारी कोई यूट्यूब वीडियो देख के उसको थोड़ा था कि हाँ, ये लोग डिफरेंट है, वो आ जाते हैं। थोड़ी-सी वो अपनी सेविंग्स का परसेंटेज लगाता है। लेकिन जब अगले 6 महीने में उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, और हम उसको सारा बताते हैं कि अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर किस तरीके से होता है। फिर एक हमारा दूसरा पिलर है वैल्यू रियलाइज़ेशन। उसमें हम उनको बताते हैं कि पाकिस्तान की रियलिटीज़ के हिसाब से किस कंपनी में किस टाइप का ट्रिगर आएगा, वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे या उनके प्रॉफिट्स अच्छे आएँगे तो फिर इसका शेयर बढ़ेगा। वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम उनको सारी चीज़ें समझा देते हैं ना, तो फिर उनका 6 महीने बाद 80% लोगों का स्टेप ये होता है, वो अपना एक कोई प्लॉट बेचते हैं। वो कहते हैं मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, मुझे अब समझ आ क्योंकि लिक्विडिटी भी अच्छी है ना, गया। हाँ। आप पैसे निकाल भी सकते हैं ना, फंसते नहीं है ना आप स्टॉक में एसेट क्लास को भी ऐसे कभी भी आपके सामने 2-3-4 ऑप्शन आए ना लॉन्ग प्लॉट टर्म के फंस लिए। जाएगा तो फंस जाएगा ना। हाँ, तो एसेट क्लास को ना 3 चीज़ों पे जज करता हूँ। अच्छा ये पहला रिटर्न्स, ठीक है रिटर्न्स हमने सारे डिस्कस कर लिए कि 1 जनवरी 1999 से कौन किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। रिटर्न्स दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन और डिविजिबिलिटी। डाइवर्सिफिकेशन लेट्स से एक बंदे के पास समझ गया 20 लाख रुपए हैं, अब वो एक ही प्लॉट ले सकता है, मैक्सिमम 2, बिल्कुल ठीक है सही है? और उसका रिस्क जो है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई स्कैम हो गया या कोई केस बन गया, तो उसकी तो सारी जमा पूंजी खराब हो गई। बिल्कुल ठीक है तो इसमें आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर होता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होती है कि अब मैंने 20 लाख रुपए लगाए हुए हैं, अब मुझे हो सकता है 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। तो रियल एस्टेट में आप जो है 3 लाख तो नहीं निकाल सकते 20 लाख वाले प्लॉट में से, आपको पूरा ही बेचना पूरा पड़ेगा। बेचना पड़ेगा और फिर थर्ड होता है लिक्विडिटी, कि कितनी जल्दी आप उसको कैश में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे, रिटर्न्स पे भी, डाइवर्सिफिकेशन पे भी, डिविजिबिलिटी पे भी और लिक्विडिटी पे भी, स्टॉक मार्केट जो हाँ है इट्स बाकियों इट्स से फ्रेंडली है बहुत फ्रेंडली है बेहतर है। इट्स इट्स अ लॉट फ्रेंडली है अच्छा तो अब वापस उस चीज़ पे आ जाते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे कि एक आम आदमी जो आ गया अब स्टॉक मार्केट के अंदर एक बस छोटा-सा मिजाज जैसे हमने आपने सवाल पूछा ना, उसको कंक्लूड करने जी के लिए, लोगों का मिज़ाज जैसा भी हो, हाँ जब आप किसी को गाइड करते हो ना, तो भई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उसको सही इन्फॉर्मेशन दे के स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 6 टू 12 मंथ्स आपने उसका माइंडसेट ठीक करना है। अच्छा एक्सपेक्टेशंस भी तो क्या बहुत गलत नहीं लगा लेते हम लोग मतलब क्या क्या मतलब एक आदमी अगर आ रहा है मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 18% बताया आपने साल जी, लॉन्ग टर्म रिटर्न लॉन्ग टर्म 18 से 18% साल और आप कह रहे हैं कि ये खीर आपकी है, आपने ठंडी करके खानी है अब मसला ये है कि लोग ये भी तो समझ के आते हैं ना अब्दुलरहमान जैसे मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ सर जो आए जैसे कि वो स्टॉक मार्केट समझते हैं 40-40 50-50% रिटर्न आना चाहिए मतलब कम से कम ऐसा होना चाहिए कैसीनो रॉयल में है हम कहाँ बैठे हुए लॉस वेगास आ गए कहाँ आ गए ये एक्सपेक्टेशन किसने बनाई है ये उन्हीं उन्हीं ट्रेडिंग माइंडसेट से बनी है ये एक्सपेक्टेशन बुल मार्केट वाले सालों में ठीक है। यानी कि हम लोग भी इस पे बड़ा फ़ोकस करते हैं कि बूम बस्ट साइकिल को टाइम करना ना पाकिस्तान में, इसकी भी बड़ी वैल्यू है। हाँ और इसको इतना हर जगह मुश्किल है नहीं है, इसको इतना मुश्किल नहीं है करना, बाकी जगहों पे शायद थोड़ा-सा और होता है। बट यहाँ पे आप थोड़ी-सी मैक्रो इकॉनॉमी समझ लें, पॉलिटिक्स समझ लें और वैल्यूएशन समझ एग्जिट लें। और एंट्री समझ जाए हाँ, और ये नहीं कि 3 महीने के लेवल पे, ये होती है 3 से 5 साल का जो साइकिल होता है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ, आप बिल्कुल टाइम हाँ। करेंगे एक बड़ी इसमें मशहूर कहावत है कि कभी भी जैसे कोई अगर पूछे ना कि मैंने तो स्टॉक ले लिया 2 महीनों में अभी तक बढ़ा नहीं। तो वैसे तो हम लोग बड़ी डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऐसे एक मशहूर है कि जब आपने कोई स्टॉक ले लिया ना, तो उसको नहीं पता कि आप उसके ओनर बन गए। तो वो उससे आप एक्सपेक्ट मत करें कि ये बढ़ जाएगा। सही बात है सही बात हमारा उल्टा है वैसे अब्दुलरहमान हमको लगा हमारे दोस्त कहते हैं ना अब हमने ले लिया अब ये गिर जाएगा अच्छा ये भी बड़े मजाक वजाक आपके साथ होते रहे यार एक और चीज जो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग है मैं अभी बिलाल बिन साकिब का एक इंटरव्यू देख रहा था जो हमारे क्रिप्टो काउंसिल के बन गए हैं अभी उसकी मेरिट से डिमेरिट्स पे नहीं जाते क्रिप्टो के वो एक आई थिंक वो ट्रक की बत्ती है अभी फार फ्रॉम एनीथिंग लेकिन ये जो नंबर उसने एक शेयर किया है कि 2 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इसमें मेरे 2 सवाल हैं क्या ये आपकी मालूमात है कि ये ऐसा ही है और अगर ऐसा है तो ये भी जुम्मा जुम्मा 8 दिन के क्रिप्टो के अंदर 2 करोड़ बच्चे घुस और बच्चे ही घुसे यंगस्टर्स गए जेनजी जो कि इतने मनी माइंडेड हैं जो कि क्रिप्टो में इस तरह से यू नो दे आर बिंजिंग इन ऑन टू क्रिप्टो
मच सेफर, मच लीगल, स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं प्रोटेक्शन जाए? बहुत ज़्यादा तो आप लेके उनको वो है। वहाँ इसका क्यों जा पा रहे नंबर तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अकाउंट्स का, 2 करोड़ है या 1 करोड़ है, बट ये तो पता है कि ज़्यादा है, स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप जो है लोगों से बात भी करोगे तो ज़्यादातर लोगों ने होता है भले बहुत कम पैसे बिनेंस लगाए हों। बिनेंस बिनेंस के हाँ अच्छा अकाउंट इसमें ये भी है अगेन अकाउंट का साइंस 10,000 रुपए लगाए हुए हैं। हाँ, हाँ 10,000 रुपए लगाए किसी ने, सिर्फ वॉलेट बना लिया, इन्वेस्ट कोई नहीं किया, हाँ एक बहुत 0.001 कुछ खरीद लिया। हाँ अब इसमें ना अगर जैसे ज़्यादातर जेनज़ीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है बिटकॉइन में इस वजह से कि वो $1 से $1,00,000 का हो गया 10-15 सालों में। ठीक है अब उनको ये किसी ने अभी तक नहीं बताया हाँ कि निजाम पास्ट रिटर्न्स जो है डू नॉट मीन कि इक्वल फ्यूचर में भी इतना ही आएगा। स्पेशली अगर एक कोई चीज़ ऐसी है जो कि पहले बिल्कुल एक इन्फेंसी स्टेज से आई है। हाँ अब ये सोचते हैं कि ये जो है इसी तरीके से 1000x और पता नहीं कितना हो जाएगा। हाँ। अब इसके जो एक्सपर्ट्स हैं थोड़े, या जो इसका यूज़ केस भी लोग जैसे कहते हैं कि बिटकॉइन जो है ना डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। अब कहते हैं digital gold है आज जैसे पैसे लगा रहे हैं, तो आप यही सोचेंगे ना, अब पिछला तो हो गया, अब आप सोचेंगे अगले 20-25 सालों में मुझे क्या मिलेगा? तो हम अज़्यूम करते हैं कि 25 साल बाद बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड के बराबर सबने मान लिया, वैल्यूएशन भी उसके हिसाब से हो गई। ठीक है आज दुनिया में जितना गोल्ड है ना, उसकी वैल्यू है $20 ट्रिलियन, जितना भी दुनिया ज़मीन से ऊपर गोल्ड है। अब थोड़ा-सा और निकल भी आएगा अगले 25 सालों में, फिर इन्फ्लेशन के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो लेट्स से ये $50 ट्रिलियन तक पहुँच जाता है। इसमें हमने अज़्यूम किया कि 4% की इन्फ्लेशन। 25 साल बाद हाँ, दुनिया में वैसे अब थोड़ी कम हो गई है इन्फ्लेशन, लेकिन हम 4% के हिसाब से अज़्यूम कर लेते हैं, $50 ट्रिलियन। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हाफ वैल्यू ऑफ गोल्ड तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चलो पूरा पहुँच जाता है। यानी कि बिटकॉइन की वैल्यूएशन भी $50 ट्रिलियन हो जाती है आज से 25 साल बाद। ठीक है उसके हिसाब से एक जो बिटकॉइन है ना, वो बन जाएगा तकरीबन $2.5 मिलियन। ठीक है ठीक है, अब ये कितना रिटर्न बना? आज अगर 25 तकरीबन 1 लाख है, 250% 25x इन डॉलर टर्म्स ठीक है ओवर 25 ईयर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी रिटर्न यही है पिछले 25 सालों में। इन रुपी टर्म्स नहीं, इन डॉलर टर्म्स 125x इन रुपीस। इसको आप 5 से डिवाइड कर लें, क्योंकि 5 टाइम्स जो है पहले 55 का होता था, अब 280 का है। तो पिछले 25 से 26 सालों में भी स्टॉक्स ने, इंडेक्स ने, अगेन कोई एवरेज कंपनी अपनी मर्जी की, उस तरह नहीं किया हमने कि मिजान बैंक क्यों नहीं आ रहे वो इधर गाइडेंस ही नहीं है, किसी ने उनको बताया ही नहीं। तो एक तो ये रिटर्न्स So वाला what is aspect- your message to an average Gen Z हम्म, जो लड़का है अभी गैर शादीशुदा है 20 साल का है 25 साल का है 1.5 लाख रुपए कमा रहा है 1.25 लाख प्रोग्रामर है सॉफ्टवेयर डेवलपर है फ्रीलांसर है उसके बाद 50,000 रुपए 60,000 रुपए सेव कर रहा है वो क्या करे सबसे पहले तो सेव करना शुरू करें। जब नहीं तक कर save- लिए उसके हाँ, ऐसे save पैसे करें। फिर उसके बाद एक पोर्टफोलियो बना ले। वो स्टॉक मार्केट में है आप कहते हैं उसको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए स्टॉक मार्केट में तो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, अच्छी एक परसेंटेज जो है ना स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए। उसके पास अगर फॉर एग्जांपल समबडी हैज 1 मिलियन रुपीस 1 मिलियन रुपीज उसको कितना परसेंट आपके पास क्रिप्टो से स्टार्ट कर लेते हैं। आज ये चल क्रिप्टो सबसे चल फेवरेट है चल ना। चल अब थोड़ा थोड़ा ग्लोबल बैंक्स भी इसको अडॉप्ट करने लगे। मैं कहने लगा था कि यार इसको ना करे स्टेट बैंक वाले में पकड़ ले आके नहीं, जिसके पास बायर, जैसे फ्रीलांसर हैं, बायर अकाउंट बाहर ही है, है जो पाकिस्तान कर में नहीं सकता है, है, वो हाँ, कर जो सकता है कर ठीक सकता है, है हम तो बिल्कुल नहीं कर 10 सकते। लाख रुपए है जी उसके हाँ, पास तो ग्लोबल लेवल पे अपना 2 से 3% पोर्टफोलियो में बिटकॉइन रखने लग गए हैं। अच्छा, क्रिप्टो में भी बिटकॉइन के हाँ अलावा जितने भी कॉइन्स हैं ना, कचरा है, वो तो बहुत उनका कचरा तो चांस ऑफ गोइंग टू जीरो इज प्रॉब्ली 80-90%। हाँ बिल्कुल इथेरियम और बिटकॉइन ही तगड़े हैं उसके हाँ, सो चले दुनिया 2-3% कर रही है, आप आगे भी और भी सेविंग करेंगे तो आप मैक्सिमम 5 से 10% कर लें, इससे ज़्यादा नहीं आपको करना चाहिए। तो 5 से 10% आप जो है क्रिप्टो में कर सकते ठीक वैसे 10 years ago my brother told me he said उसने बोला फरहान कोई पैसे हैं जिसकी तुझे कोई जरूरत नहीं है हैं। मैंने कहा, वैसे कौन से पैसे होते हैं कह रहा जिस पैसे की कोई जरूरत नहीं है जो अगर तू रख के कहीं भूल जाए तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो पैसे लगा दे उसने उसका वो आज भी यही कहता है इसमें वो पैसे लगाने चाहिए हालांकि उसके बाद से तुम्हें पता है उसका तो $500-600 का था $1,00,000 का हो गया लेकिन some people think it can still bust बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन लोग इसमें 2 से 3% क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसकी लॉन्जेविटी ऑफ रिटर्न्स ही नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ चले आपने कहा 10% आ गए 1 लाख रुपए वो लगा दिए उसने कहा तुम्हें बट you're saying कि वो भी 50,000 से 1 लाख जो वो है ना आप कर कह रहे हैं कि वो भी हाँ। सिर्फ भाई बिटकॉइन में लगाना हाँ, इधर-उधर नहीं करना है। इवन ये बाइनेंस कॉइन की भी क्या यूटिलिटी बिल्कुल है? ठीक है आप कौन-सा ऐसा ठीक काम है, कर रहे हो जो ठीक है। बाकी नहीं कर रहे? सो ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। 9 लाख रुपए बच गए आपके पास हाँ, तो इसमें से आप देखें कि कोई ऐसा बैकअप रखें जो कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप फ़ौरन जो है ना उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो फिर आपने जो है या सेविंग्स अकाउंट में रख लें या फिर म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं वहाँ लगा दें। अब वो फिर डिपेंड करता है, वो 2 से 3 लाख के बीच में कहीं हो सकता है। 20 to 30% हाँ, बिल्कुल।
20 to 30% नहीं कहूँगा, अमाउंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अगर लेट से किसी का 10 मिलियन की सेविंग है, तो उसके लिए 10% भी बहुत है। ओके, डिपेंड ऑन द इमरजेंसी फंड ना, ठीक है, ये 2 से ठीक है, 3 महीने के खर्चे, ठीक 6 है, महीने के खर्चे होने चाहिए। ठीक है, गुड है। अब जो बाकी रह गया ना, इसके अंदर ज़्यादातर परसेंटेज स्टॉक्स में होनी चाहिए, क्योंकि आप हैं यंग, आपका रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इसको यू आप टॉकिंग टू 20, आप हाँ 25 से 30 साल के लड़के से बात कर रहे हैं, लड़के या बिल्कुल लड़की से बात कर रहे हैं। स्टॉक्स, और आप अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है आजकल दुनिया में जैसे वॉर्स वगैरह चल रही हैं, तो मैं थोड़ा बहुत गोल्ड रख गोल्ड, लेता हूँ। हाँ। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान का फ्रेमवर्क चल रहा है, हुँ, डिवैल्यूएशन के बहुत चांसेस कम है, हुँ। तो कम परसेंटेज होनी चाहिए गोल्ड। गोल्ड में मार खा सकते हैं। हाँ, और अब ये जो पहले 2 हो गए ना, अब हुँ। ये जो स्टॉक्स और गोल्ड वाला ना, इसमें आपने एक प्रिंसिपल भी अप्लाई करना है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। अब ग्रेट। जो बंदा अच्छा एक बात जिसको तो स्टॉक्स एक ठीक लगते हैं ना, जी। यानी कि वो घबराता नहीं है, चीज़ें कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएँ, उसको ये सारा कुछ समझ आ गया है कि इसके पीछे बिज़नेसेस हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न लेके देंगे। साथ आपने अच्छी कंपनीज़ भी ढूँढी हुई हैं, हुँ। मीज़ान बैंक जैसी कंपनी ढूँढी हुई है, कोई और कंपनी लकी ढूँढी हुई है। सीमेंट ढूँढा हुआ है। हाँ, जिसको आपको लगता है कि आई एम बहुत अच्छा नॉट रिटर्न देगी। एडवाइजिंग टू बाय लकी हाँ, सीमेंट, आई एम जस्ट ये हम सेइंग आई सिर्फ थिंक जो इट्स अ जिन्होंने गुड पास्ट कंपनी। में अच्छा रिटर्न दिया, उसके हाँ, हिसाब से हाँ, आपको एक्सप्लेन कर हाँ, रहे हैं कि जो भी कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छी लग रही है, हाँ। आपने वो भी ढूँढी है, तो आप इसमें 50 से 60 लाख आराम से लगा सकते हैं, ठीक अगर है। आप इससे कंफर्टेबल हैं। हाँ, अब इसमें जैसे हम लोग के पास भी लोग आते हैं ना, तो हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम नहीं उनको बताते कि तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ रुपए तुमने कितने लगाने हैं। हाँ। हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन योर कन्विक्शन लेवल, योर नीड्स, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स आई एम कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। बट लेट्स गो डीपर। स्टॉक्स में आ गए पैसे। हुँ, फॉर एग्जांपल समबडी सेज कि मुझे 1 मिलियन लगाने हैं स्टॉक्स हुँ, में। अब 2-3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। हुँ, एक कैपिटल गेन स्टॉक्स होते हैं, हुँ, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। लेकिन रिसेंटली तो हमने उन डिफेंसिव स्टॉक्स को भी बड़ा कैपिटल गेन करते हुए देखा, जैसे हिस्टोरिकली बड़ा फौजी फर्टिलाइजर्स जिसे कहते हैं, या एंग्रो, हुँ, ये सब डिफेंसिव स्टॉक्स थे, लेकिन इनमें फिनोमिनल कैपिटल गेन्स देखे आपने। इस तरह एंग्रो होल्डिंग्स है, हुँ। एंग्रो होल्डिंग का तो मुझे नहीं पता क्या रेट वेट है, मुझे नहीं पता। तो अब स्टॉक के पोर्टफोलियो के क्या-क्या डिविजन्स होते हैं? अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा डिविजन्स नहीं होते, लोग इसको फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो कंपनीज़ आपको सबसे अच्छी लग रही है ना, वो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको लग रहा है सबसे अच्छा रिटर्न आएगा। अब जो मैं आपसे पहले बात कर रहा यार था, मुझे तो मेरा ब्रोकर बोल रहा है इसमें आएगा, वो लोग तो ब्रोकर की बात मैं सुनते हैं। आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से वेरी इसको गुड। जो है ना करिएगा। जैसे हमने पहले बात की ना कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप टॉप बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, हुँ। क्या ये पॉसिबल लग रहा है आपको? मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यही पावर है स्टॉक मार्केट की कि इसके थ्रू जो एवरेज बिजनेस ओनर, टॉप बिजनेसमैन कमा रहा है, आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और उसका रीज़न है बिजनेस, एक तो बूम बस्ट साइकिल हो गया, ठीक है? समझिए बस साइकिल आ रहा है। अब ये बिजनेस ओनर अपना बिजनेस तो नहीं बेच सकते ना, इनको तो बस साइकिल गुजारना है, ठीक है? दूसरा रीज़न है कि पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। आज से 3 साल पहले गैस ₹1200 यूनिट मिलती होती थी हुँ, इंडस्ट्री को, हुँ। आज वो 6000 पे जा रही है। अब जिसकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री तो नहीं बंद कर सकता। उसको तो 2-3 साल लॉबिंग में लगेंगे, समझाएगा, नुकसान करेगा उन सालों में, बैंकों को कर्ज़े भी आप देगा। बाहर आ जाएँ। आप बाहर आ जाएँ, आप चेंज कर लें। तो जो भी उस वक़्त यू जंप द एनवायरनमेंट शिप। चल रही है, हाँ, उस वक़्त जो भी एनवायरनमेंट चल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। फ्लेक्सिबिलिटी है। दैट्स अ गुड और थिंग। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक बूम बस्ट साइकिल, हुँ। ये बूम बस्ट साइकिल पे आप ओवरऑल लेवल पे कर सकते हैं, और एक कंपनी इंडिविजुअल और फिर इन्वेस्ट, इंडिविजुअल कंपनीज़ में जो चेंज हो रहा है ना, जैसे अभी सीमेंटों में तेज़ी आई है कि जब रियल तो आप एस्टेट ऐसे कह सकते हैं कि जो बूम बस्ट साइकिल है ना, उसके थ्रू आप ऑटोज़, सीमेंट्स और इस तरह की जो सिक्लिकल कंपनीज़ होती है ना, स्विच करें। इसमें आप जो बुरा टाइम है उसमें आप उनके साथ पार्टनर नहीं बने, और जब अच्छा टाइम है तो आप उनके साथ पार्टनर बन के आपने एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सो लेट्स गो बैक टू दिस। एक बहुत ज़्यादा बातें होती हैं जो एक आम लोगों में बात होती है, मतलब आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली अम, डिस्करेज करते हैं कि ये जो हवा पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता रुक जाओ, लिया। देखिए, चेक, आप इसका वेरीफाई। एक और रूल है। आप किसी चीज़ में लेट से 10 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं। आप 1 मिनट ज़रा बैठ के सोचें कि ये 10 लाख रुपए कमाने में आपको टाइम कितना लगेगा? बहुत अच्छी बात उसका है। 10% ही स्पेंड कर लें। बहुत अच्छी या बात है। अगर कोई आपका एडवाइज़र है, तो ऐसे एडवाइज़र के पास जाएँ जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसने कोई अच्छा प्रिंसिपल बनाया हो, जिस तरह के काम नहीं करता। सोचें आपने ये पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगी थी। और अगर चलें आप, काफ़ी ज़्यादा आपकी इनकम है, आप पैसिव इनकम आ जाती है, आप सोचें नहीं मुझे तो ये पैसे जो है एक तरह से रॉयल्टी में आ जाते हैं। तो आप सोचें इससे कितने और लोगों का भला हो सकता है। इस तरह के वैल्यू प्रिंसिपल, करें अपने हाँ, पैसे को। उस पैसे को वैल्यू करें
और सही तरीके से जो भी आपकी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है उसके हिसाब से चलें। ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जब अच्छे तरीके से इतनी अच्छी अंडर वैल्यूड कंपनीज मिल जाती हैं पाकिस्तान में, तो फिर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत? तैयार हो गए, समझ में आ गया कि अब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो कि मुझे खासा परेशान करता रहा है और मैं आपसे भी इसका जवाब जानने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में कोई दर्जन भर म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, इनकम फंड्स में भी, तो वो मतलब इंटरेस्ट बेस्ड भी, मतलब इनकम फंड्स भी हैं और इक्विटी फंड्स भी हैं। कंपनीज हैं वही 100-50 जिनके अंदर सबने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। जब ये इतनी छोटी इतनी मतलब शैलो मार्केट है, मतलब इतनी डेप्थ नहीं है मार्केट में, और ये 12 वो हैं। अभी मैं कल एक बहुत बड़े 2 म्यूचुअल फंड्स का आप जब मुझे पता था आप आ रहे हैं, तो मैंने आपके इस्तकबाल के लिए मैंने वो चैट जीपीटी पे ना सबकी फंड मैनेजर रिपोर्ट डाली। मैंने कहा यार मुझे बताओ कितने पोर्टफोलियो इनका सिमिलर है। तो यार अब्दुर्रहमान, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसने बताया कि तकरीबन 60% पोर्टफोलियो तकरीबन सेम है सारे बड़े फंड्स का। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या किधर सिंगी है? फिर मैं इसमें लगाऊं, उसमें लगाऊं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और वही स्टॉक्स मैं खुद ले लूं? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा तो मुझे फायदा क्या है हाँ, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा में? तो इसका मैंने ना डिसाइड कर लिया मुझे इसके स्टॉक पीछे मार्केट में जाना है। रीज़न भी है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने भी ये चेक किया कि पिछले 15 साल में देखें कि इंडेक्स का क्या रिटर्न आ रहा है, म्यूचुअल फंड का भी आ रहा है, किसी ने बीट ऑलमोस्ट किया? सेम, नहीं ऑलमोस्ट बीट सेम। करता यार, कोई भी बीट नहीं करता। वॉरेन बफेट सेज यू कैन नॉट बीट द एवरेज व्हेन यू आर द एवरेज। जब आपने वही परसेंटेज लेनी है तो एंड में आपका रिजल्ट भी तो वही आएगा। वही आएगा। हाँ, अच्छा अब वरना आप इंडेक्स को बीट करने के 2 तरीके होते हैं, सही है? एक होता है बूम बस्ट साइकिल आपने टाइम पर, ठीक है? आपने जो डाउनफॉल था ना उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। म्यूचुअल फंड्स ये लीगली नहीं कर सकते। उनको ये गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 80% है या 90% है, आपने हमेशा इन्वेस्टेड रहना। ठीक है, लोग खुद पैसे निकाल सकते हैं उसमें से। उन्होंने लोगों ने बूम बस्ट साइकिल टाइम कर लिया, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में बूम बस्ट साइकिल टाइम नहीं होता क्योंकि उसने इन्वेस्टेड रहना है। दूसरा होता है कि इंडेक्स में जो कंपनीज है हैवी वेट है, आप उस किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसमें उससे ज़्यादा रिटर्न है। ठीक है, अब जब आप हर कंपनी 4-4 5-5% उसको मैच ही कर रहे होंगे तो फिर आपका रिजल्ट कैसे कम हो, डिफरेंट हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि इधर जो लोग डिसीजन ले रहे होते हैं उनके पास जो है इतनी नॉलेज नहीं है या उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अच्छी कंपनीज नहीं ढूंढ सकते। एक रिस्क ऑफ फेलियर होता है हर बंदे में, वो अफोर्ड नहीं करते। कि अगर एक साल इसकी बुरा हो इसके गया पीछे तो क्या फिर क्या रीजन है? जवाब इसके देंगे? पीछे रीजन है कि ये सब बैंकों के म्यूचुअल फंड है। आपके बैंक्स कितने रिस्क अवर्स हैं? रिस्क बिल्कुल ये मेरी व्हाट डू यू थिंक? लेकिन इनका जो डीएनए है वो हम्म, बैंक्स का है कि दे ऑल कम फ्रॉम बैंक्स। सारे यूबीएल हो, एमसीबी फंड मैनेजर्स है, मीजान का, ये सब फैसल का, सब बैंकों के ऑफशूट्स हैं। इनके इसके फिर पीछे पाकिस्तान के बैंक्स हाँ, कितने रिस्क अवर्स हैं आपको पता है भाई? बिल्कुल मतलब 30% जी ADR। जी मतलब तकरीबन गोल्ड से ज्यादा सेफ पाकिस्तान के बैंक्स है ना। तो सवाल मेरा ये पैदा होता है कि मैं फिर म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊं? अगर तो आप लेट से पैसिवली करना चाह रहे हैं और आपको ये सब भी किसी ने नहीं बताया, इवन तो हमने भी इस पे वीडियो बनाई है कि आप खुद अपना इंडेक्स कैसे बना सकते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा फीस होती है 2 से 3% की, लेकिन चलो कुछ रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमने तो जिस दिन कंपनी शुरू की ना, हालांकि शुरू में मैं होता था और 2-3 महीने बाद एक और हमें जो है ना हमारे हेड ऑफ एडवाइजरी ने ज्वाइन किया, तो 2 लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है सारी कंपनीज को रिसर्च करना। लेकिन मैं तो पहले दिन सबको कह दिया था कि ये कंपनी अगर अगले 10 साल में इसने कुछ बनना है तो आउट परफॉर्मेंस कर, फीस इज रिलेटेड टू आउट परफॉर्मेंस, वरना तो लोग खुद भी कर सकते हैं। एक एलिमेंट होता है आउट परफॉर्मेंस का कि अगर इंडेक्स लेट से 20% आ रहा है तो आपने 25% लेगा। एब्सोल्युटली। तो हमारा पहला साल है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, जून ख़त्म हो रहा है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5% की आउट परफॉर्मेंस चल रही है इस साल की। हालांकि 6 महीने तो हम लोग 2 लोग ही होते थे सिर्फ, उसके बाद हमारी सारी टीम डेवलप हुई है। तो एक थिंकिंग होती है कि मैं जब जा रहा हूँ, मैंने लोगों को ये नहीं कहना और यार कि कभी मैं कभी तो तुम्हें अंडर बेस्ट। परफॉर्म भी करता है। हाँ होगा, बिल्कुल और होगा। इसकी रीजन थी हाँ कि जितने आपके इस्लामिक फंड्स थे ये ऑयल एंड गैस में बैठे हुए थे। हम्म। सारा ऑयल एंड गैस भरा हुआ था उन्होंने, और ऑयल एंड गैस तो चला ही नहीं ना बॉस। एक कुछ अब 2014-15 की वॉरेन बफे की एजीएम थी, उन्होंने एक बेट लगा ली, जो जीतेगा ना वो उसकी चैरिटी में जा रहे थे। उन्होंने बेट लगाई कि बहुत ज़्यादा फंड्स थे एक साइड पे और एक साइड पे था इंडेक्स। उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन ज़्यादा अगले 10 साल में ज़्यादा रिटर्न लेकर आता है। तो सब उनकी वही वही रिटर्न आया जो एवरेज था, और फिर उनकी जब फीस माइनस हुई तो इंडेक्स से कम हो गया रिटर्न। बताओ। तो ये एक चीज़ देखें, इसमें आउट परफॉर्मेंस जो है ना वो नंबर 1 और अब तो हमारी टैक्स का कंपनी। भी बेनिफिट नहीं है।
अब नहीं है ना टैक्स का बेनिफिट, पहले था टैक्स का वो है रिबेट। पेंशन फंड। अच्छा, अब सिर्फ पेंशन में। आपसे वो भी मेरे ख्याल से खत्म कर दिया इस बजट। हाँ, ठीक। सो अगेन आप कहीं भी इन्वेस्ट करें तो आप देखें लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस So how do these mutual funds make money? ये फिक्स्ड फीस होती है 2 से 3% बस साल। तो वो तो एक दफा किया ही। नहीं हर साल हाँ, द एक फंड अगर लेट्स से इसको फ्रंट लोड कहते हैं। फ्रंट लोड इज ऑन टॉप ऑफ दिस, ये मैनेजमेंट फीस है। फ्रंट लोड है कि शुरू में आपने अगर तो वो 100 रुपए आपके डाले एनईवी में एडजस्ट होते हैं। ऑलरेडी माइनस हो रहे होते हैं। तो फ्रंट लोड होता है कि आपने शुरू में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वो कहता है कि 1% तो मैंने पहले ही काट लेना है, हाँ, 99 जो है ना वो इन्वेस्ट करूंगा और फिर उसमें से फिर मैं मैनेजमेंट फीस भी लूंगा। हम्म। खैर एनीवेज ये लोग डिविएशन क्यों नहीं करते, अच्छी कंपनीज रिसर्च करते हैं लेकिन Risk उस नहीं पर लेते। बेट नहीं लेते, उस Bet पर नहीं बेट लेते। नहीं लेते। तो उसकी वजह वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेकिन आप मैंने जितना मेरी जो return स्टडी देना है कि उन्होंने मेरे तो कभी किसी फंड के एनईवी ने इंडेक्स को बीट नहीं, बल्कि कुछ साल आते हैं। कुछ साल नहीं, अगर आप 15 साल कर हाँ लो। 15 साल पे नहीं किया, 15 साल पे नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये कंपनी शुरू की वो ये था कि एक है एलिमेंट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क बनाया कि आउट परफॉर्मेंस लेकर आनी। आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क हमने बनाया हुआ, उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ये हम करेंगे तो फिर आउट परफॉर्मेंस यानी एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा था कम्युनिकेशन। ठीक है। हम लोग हर महीने एक 4 घंटे की कॉल करते, जिसमें जब तक सवाल ख़त्म नहीं होते ना वो चलती रहती है। जिसमें आपके क्लाइंट्स आपसे बात हाँ करते सारे आते हैं, 30% लोग आ जाते हैं, हाँ। बाकी जो 70% लोग हैं वो रिकॉर्डिंग सुन के, क्योंकि इतने लोग हो गए हैं कि 30% लोग भी हैं तो सारे सवाल हो जाते हैं। उससे आती है कन्विक्शन। अब अगर एंड देन दे मेक देयर ओन डिसीजंस। नहीं हम उनको पूरा मॉडल पोर्टफोलियो बताते हैं, नहीं, एग्जीक्यूशन खुद करते वो हैं। खुद करते हाँ। हैं। इस फटीक में आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोगों को इससे नहीं हमारा लाइसेंस भी हमें अलाउ नहीं करता। ठीक है, हमारा लाइसेंस हमें कहता है कि आप सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, तो ठीक लोग है। खुद एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है। अब इस सब में हमने जो जर्नी मैंने आपको बताई ना, एक बंदे के पास 1 करोड़ है, वो जितनी उसमें अगर बड़ी हिम्मत आ भी गई ना कि उसने पीएसएक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो 10-15 लाख का ही। अब अगर नंबर 1 एसेट क्लास में आपने अपने सेविंग्स का सिर्फ 10-15% लगाया तो ओवरऑल कंपाउंडिंग कैसे होगी? हम्म, कंपाउंडिंग तो तब होगी ना जब कोई अच्छी परसेंटेज लगी होगी, फिर ओवरऑल वेल्थ देखता है ना बंदा मेरी 20 साल बाद कितनी होगी। अगर आपने बहुत स्मॉल पोर्शन लगाया होगा स्टॉक मार्केट में, भले आपने उसमें बहुत अच्छे रिटर्न कमा लिया हो, ठीक लेकिन है। ओवरऑल वेल्थ तो नहीं बढ़ेगी ना। सही है। तो ये जब आपसे कम्युनिकेशन होती है, लोगों के सवालों के जवाब मिलते हैं, उनको हर कंपनी के बारे में डिटेल मिलती है, तो फिर उनका कन्विक्शन लेवल ऊपर जाता है, उनकी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स ऊपर जाती है इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, और उससे फिर और अच्छी कंपाउंडिंग होती है। What ये is- दो हमारे 2 पिलर्स हैं, एक आउट परफॉर्मेंस और एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन। जिससे हाँ कम्युनिकेशन इज द की। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इकोनॉमी अभी भी बस साइकिल इलोंगेटेड चल रहा है। नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं हाँ, बस ग्रोथ साइकिल की चल ग्रोथ रहा है, कर रहा हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, स्टॉक मार्केट को छोड़ दें अभी, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना। तो क्या स्टॉक मार्केट ने जो ये जो वो 1-1.5% रुका हुआ है, जो अब अगला 4-5% का एक साइकिल आएगा इकोनॉमी का इंशाल्लाह, उसको फैक्टर इन कर चुकी है इस वक्त या नहीं किया है उसको, ये भी इसी हिसाब से कह सकते हैं 3 से 4% की नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ अज्यूम कर रही हैं चीज़ें। हाँ। बट देन उससे अगला साल भी होता है, हाँ। उससे अगला साल भी हाँ। होता है, और स्टॉक मार्केट में अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है ना। अगर आपने ये जज करना है ना कि कब जो है मुझे सेल करना चाहिए, लेट्स से लोग कह रहे हैं अभी तो खैर रैली अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो कंटिन्यू रहती है। पाकिस्तान में आप प्रोलॉन्ग लेवल पे अगर रैली देखें ना तो 10 इन 10 2 दफ़ा हो चुका है पिछले 25 सालों में, यानी कि 10 सालों में 10x इंडेक्स होता है। एक ये मुशर्रफ के टाइम पे हुआ था 1999 से लेके, बिल्कुल उस हुआ। टाइम तो 15x हो गया था, बिल्कुल हुआ। 1000 से लेके 15,000 हुआ था, बिल्कुल। और फिर यहाँ से शुरू हुआ था जब स्टॉक मार्केट बंद हो गई थी और फिर से खुली तो 5,000 से लेके 55,000 ओवर बिल्कुल। 7-8 ईयर्स। ये तो 8 साल में। तो जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी वाले साल आते हैं 6-7 साल, तो उसमें बड़े अच्छे चांसेस होते हैं 10x होने के। अब इसको हम लोग जज करते हैं अपने बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क से। उसमें 3 चीज़ें हैं, पहला मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दूसरा पॉलिटिक्स और तीसरा वैल्यूएशन। यानी कि अब एक चीज़ अगर 10-12 पी रेशियो पे पहुंच जाएगी ना, फिर उसको बस एक तीली लगेगी ना तो वो नीचे आ जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ 3 पी रेशियो पे बैठी हुई है, उसको आप कहीं नहीं दबा जाएगी। लो दबा लो हाँ, वो नहीं गिरेगी नहीं नीचे, गिरेगी, ठीक मरा है। हुआ हूं मैं। तो वैल्यूएशन में हम बड़े सही लेवल पर भी बैठे हैं। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है कि 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इंटरेस्ट रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्योंकि उससे भी इन्फ्लेशन बनती है, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट आ जाता है, और आईएमएफ होता है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आईएमएफ होता है तो एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल बन जाता है कि आप कुछ उल्टा सीधा नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल्ड है, ऑयल प्राइस भी नीचे आ रही है, जो सारे टैरिफ वाली चीज़ें हुई हैं उससे ऑयल प्राइस भी सस्ती हो गई, उससे बड़ा पाकिस्तान को फायदा होता है, अच्छे पी रेशोज मिलते हैं, ग्रोथ हो जाती है। तीसरा है पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स जो है ना, इस पे आप भी अच्छी नहीं, इसको देखिए हर चीज़ जैसे अगर आपको घबराहट देती है ना, अगर आप उसको सही से समझ लेंगे तो वो आपके लिए एडवांटेज बन जाएगी। सही। पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि आप पिछला अभी सारा देखें ना, 4 मेन फोर्सेस हैं पाकिस्तान। 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो आपस में बैटल कर रही होती हैं कि मेरी हुकूमत होनी चाहिए, वो आपसे ज़्यादा मैं अच्छा हूँ। एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और तीसरा कोर्ट्स, यानी कि 4 प्लेयर गेम। ये हमने बल्कि खुर्रम हुसैन से सीखा। वो ठीक। इकोनॉमी को इतने टाइम से देखना, तो उन्होंने भी अपने फ्रेमवर्क ऐसा बनाया हुआ है। तो जब ये 3-1 होता है ना, तो सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं, सारे डिसीजंस भी हो जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी आउटलुक काफ़ी अच्छी है। एक तरह से 3-1 सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें जो है ग्रोथ भी आहिस्ता-आहिस्ता वापस आ जाएगी। तो आप जिस भी मैट्रिक से देख लें ना, बड़ा अच्छा टाइम होता है कि अभी जो है चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं। बिज़नेसेस और इकोनॉमी में डाइवर्जेंस हो सकती है। जैसे हमने देखा ना, पिछले 25 साल अच्छे नहीं थे, लेकिन बिज़नेस ने प्रॉफ़िट बना लिया। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, क्या आप और कह रहे हैं कि इसको आप अगर मुल्क स्टेबल रहेगा, अच्छे पी रेशियोज़ मिलेंगे, तो स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आ जाएँगे। तो नॉट नेसेसरीली इट्स नॉट अ गुड बैरोमीटर ऑफ द ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, बट बिजनेसेस को देखना पड़ेगा आपको। बिज़नेसेस को देखना पड़ेगा, और हमने जैसे देखा ना, कोई अच्छा बिज़नेस आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, आपको लगता है ये बिज़नेस बड़ा अच्छा है। तो वो जो 3-4 चीज़ें आपके पास होती हैं ना कि ये बिज़नेस अच्छा क्यों है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट लोग कहते हैं खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं, कहते हैं बिलीव इन द बेयर्स। कहते हैं बेचना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट ट्रू? ट्रू ओवर अ साइकिल, अच्छा। यानी कि हमने डिस्कस किया बूमर साइकिल, जब चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारा। वो कहता है कि आपकी जितनी भी नॉलेज है ना, आप सारी चीज़ें देखो, उस कंपनी को भी डिटेल में पढ़ो, देखो उसमें कितना प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। 20 चीज़ें आपके सामने आ गई। अब जो उसमें से टॉप 7-8 है ना आइडियाज़, उसका पोर्टफोलियो बनना चाहिए। और अगेन वो बात हो गई कि म्यूचुअल फंड वो नहीं करता। उनके पास जो 30 कंपनीज़ हैं पोर्टफोलियो में, अगर वो अपना दिमाग लड़ाएँ, तो वो सोच सकते हैं कि टॉप 10 कौन-सी हैं। तो नीचे जो 20 हैं, उनका क्या फ़ायदा? यानी कि अगर आप सोचें, पहली वाली कंपनी है, मुझे 100% रिटर्न देगी, दूसरी वाली 80 देगी, 11वीं वाली 30 देगी, 20वीं वाली 25 देगी। तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन द 20th कंपनी? आई शुड इन्वेस्ट मोर इन द नंबर 1 बस आइडिया। उसी में घुसता हूँ। हाँ, उसमें ज़्यादा लगाना चाहिए। अपने मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी, मैंने कहा बांटू क्यों, खून तकसीम क्यों करूँ मैं? और ये हमने खुद भी थोड़ा-सा ना, हम लोग भी शुरू में जब शुरू किया था ना, हमें भी शायद थोड़ा-सा डर था। हाँ। थोड़ा-सा डर तो होता है, एक दफ़े आप कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रहा है, हम लोग थोड़ी-सी डाइवर्सिफ़िकेशन करते होते थे। 10-12 स्टॉक्स हो जाते थे। लेकिन हमने देखा है, जब आप 15 कंपनीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं ना, आप उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाते हर चीज़। जब आपकी 8 से 10 कंपनीज़ आइडियली होती हैं, कितने स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो चाहिए पीएसएक्स के हिसाब से? इट डिपेंड्स। फिर भी पैसिव में तो देखें, आपने इंडेक्स को करना है ना, उसमें तो आपने छोड़ दें, पैसे को छोड़ दें। एक्टिव वाली साइड पर, आई थिंक एक्टिव में समवेयर बिटवीन 6 टू 10। बस हाँ, ठीक, 6 टू इससे 10 ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं, पीटर लिंच अगेन कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि आप उन चीज़ों में पैसे लगा रहे हैं विच आर वर्स इन्वेस्टमेंट्स देन योर टॉप इन्वेस्टमेंट्स। सो तो डोंट डू दैट। हमने सबसे जो 3 प्रिंसिपल सबको समझाया ना, पहला समझाया अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स, यानी कि जब इन्वेस्ट करना है ना, तो उस बिजनेस का पूरा पता होना चाहिए। फिर उनको समझाया वैल्यू रियलाइजेशन, कि कौन सा स्टॉक उस इंडस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है। पाकिस्तान की रियलिटीज़ अप्लाई करनी। ज़्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि बाहर ये सारी चीज़ें चलती हैं, यहाँ नहीं चलती। तो वो जो 2-3 साल की मेरी जर्नी थी ना, उसमें मैंने चेक किया कि डिविडेंड अनाउंसमेंट ट्रिगर होता है, अच्छी अर्निंग्स ट्रिगर होती है, या फिर कोई ऐसा डेटा आ जाता है मंथली लेवल की सेल, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ती है। वो है वैल्यू रियलाइजेशन, यानी कि अब मैंने जो स्टॉक सोचा है अच्छा है, इसकी प्राइस किस हिसाब से पहुंचेगी अगले 1 साल में। और थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें है कि आपके पास जितने भी सेविंग्स है स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में, उसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि टॉप इन्वेस्टमेंट्स में करना है। फिर जब पोर्टफोलियो उस तरह से सोचे होते हैं कि किस एसेट क्लास में कितना लगाने हैं, उसमें आप देखते हैं कि स्टॉक्स का आउटलुक कैसा है। जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो देखते हैं कि बाहर की स्टॉक मार्केट के रिटर्न हाँ, की क्या बिल्कुल ठीक, एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, हमने लोगों को सिखा दिया कि आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, आपने उसमें जाना है। और ये आप चेंज भी होगा फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका बेसिकली जो सबसे बड़ा मैसेज मुझे समझ में आया इस पूरी गुफ्तगू में, कि आपका पैसा है तो आपका दिमाग भी लगना चाहिए। आप ज़रा सोच समझ के ठोक बजा के चीज़ों को देखकर काम करेंगे और थोड़ा-सा डिलेड ग्रैटिफिकेशन हाँ, करेंगे, बिल्कुल। तो खीर आपकी है, ठंडी करके खाएँ। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, रियल एस्टेट में जैसे स्कैम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रेगुलेटेड चीज़ पाकिस्तान में क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात। जो आपका अकाउंट है,
वहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ ब्रोकर के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप अपने शेयर जो है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में रख लें, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं इक्का दुक्का हुआ है ये तो, हाँ। ये तो कोई ऐसी हुआ ही तो नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी बड़ा अच्छा दे रही है, उसको मैनेज करना भी बड़ा आसान है, अच्छे एडवाइजर्स भी आ गए हैं अब पाकिस्तान में, स्कैम फ्री भी है, बिजनेसेस भी जो सारा कुछ कर रहे हैं, ऑफ द बुक्स चीज़ें बहुत कम होती हैं बड़ी कंपनीज में। तो आपको जो है ना बस थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको जब जो सिखाया गया ना कि स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इस तरह की चीज़ें हैं, असल में ऐसा नहीं है। आप खुद चार्ट खोल के देखिए, आप खुद देखें पिछले 25 सालों में जो इंडेक्स है एवरेज कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में जो है ना रिच वाली साइड पे आ जाएं और इन्वेस्टिंग जो है ना स्टार्ट करें। हम लोगों ने अपने पूरे एक्सपीरियंस में देखा है कि 2 चीज़ें जो है ना लोगों को घबराहट देती। पहला होता है ये सारी चीज़ें कि ये न्यूज़ आ गई, खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। बिल्कुल ठीक है। धरना अनाउंस होने लगा है। नी जर्क रिएक्शंस। हाँ, तो फिर आप देखें पिछले 25 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर्स, इलेक्शंस ऊपर नीचे मार्शल हुए। लॉज, हर चीज़। इमरजेंसीज, हाँ। गॉड नोज व्हाट तो एल्स। एक जब आपने ये अपने माइंड में बिठा लिया ना कि लॉन्ग टर्म में जब मैं टॉप बिजनेस ओनर्स के साथ पार्टनर बनूंगा तो मेरा रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। एक ये माइंडसेट जो है ना आपने बनाना है। और दूसरी चीज़ जो लोगों को घबराहट देती है ना, वो है कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है उनको पता नहीं होता। अब वो जो है रियल एस्टेट में ज़रा अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग, साथ वाला प्लॉट देख लिया कितना रेंट आ रहा है उसके हिसाब से फेयर वैल्यू तक पहुँच जाते हैं। कंपनी में लेट्स से उन्होंने 100 रुपये का लिया, जब वो 50 पे चला जाता है ना तो उनको नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे क्या करना है। और जब वो 200 पे चला गया तो कहते हैं चलो फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। बस उनका जो बैरोमीटर होता है ना वो कॉस्ट प्राइस। अच्छा ये आई नो ये फिर एक्सटेंड होती जा रही है बात। आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात की, एक अच्छा रिटर्न क्या होता है? मतलब आपने भी बताया कि एनीथिंग अराउंड 20% यू से 20% साल का मिल रहा है तो आपको मुतमईन होना चाहिए मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। ये ऐसे ही? 20% पे बड़ी अच्छी कंपाउंडिंग हो जाती है। हमने अभी जो आपको जैसे बताया था ना 20,000 सेव करें, उसको हाँ। थोड़ा-थोड़ा बढ़ा लें तो वो 20 करोड़ रहते हैं, वो तो 18% मतलब अगर आप स्टॉक में जा रहे हैं, मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इफ यू वांट टू गेट इनटू स्टॉक्स और आपको साल का आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर मैंने लाख रुपए लगाए हैं तो मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे हाँ, बिल्कुल। बस। और ये अच्छा रिटर्न होगा। बुल दीवानों का मार्केट ख्वाब मत हाँ, देखें कि आपको 1 लाख 2 लाख हो जाएँगे, पोंज़ी स्कीम नहीं है। इट्स यू आर शेयरिंग अ बिज़नेस। इज़ दैट करेक्ट? बुल मार्केट में रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज के 5 आसपास ही साल का एवरेज आप हाँ, ये समझें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या अगर किसी 1 साल ज़्यादा आ गया तो समझें अगले साल मार भी खानी पड़ेगी। हाँ, तो किसी-किसी एवरेज 20 पर हाँ, बन जाएगा। फिर उसमें जो है ना आपने जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, अच्छे एब्सोल्युटली। बिज़नेसेस में चले जाएँ, आपके पास शिफ्टिंग एबिलिटी है, आप टॉप बिज़नेस ओनर से डिविजिबिलिटी भी है। ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं। एसेट क्लास की आउटलुक देख के आप देख लें कौन-सी एसेट क्लास अच्छी है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्लाई करें। बट अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, पैसिवली भी चलेंगे, सारी चीज़ें जो है बुल बुल मार्केट आई, बेयर मार्केट ने भी आपको नुकसान दे दिया थोड़ा-सा, हाँ। फिर भी आपका जो है 18 से 20% So the stock रिटर्न आ market right now is at 125-26,000. ऑलमोस्ट। Where do you see it in the next 5 years? इन द नेक्स्ट 5 इयर्स मैं इसको लिंक करूँगा टू द बुल एंड बेयर मार्केट फ्रेमवर्क। लेट्स से हमने ये जो 4-5 चीज़ें पॉलिटिक्स, मैक्रोस और वैल्यूएशंस, सही है? इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एवरेज 30% अज़्यूम करना जब तक ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई इसमें जो है ना ऐसी बात चलें आप कंजर्वेटिव साइड पे ले लें हाँ, 20%। मतलब अगर मैं नहीं 20% तो लॉन्ग टर्म एवरेज। अच्छा ठीक। अगर बुल मार्केट कंटिन्यू रहती है, मेरी तो खुद की भी ये प्रेडिक्शन है क्योंकि पॉलिटिक्स में भी आज बड़ा स्ट्रॉन्ग 3-1 है। 6 महीने से पहले देखें तो आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 3-1 है। मैक्रो इंडिकेटर्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस नीचे चली गई हैं। ऑयल प्राइसेस तो मतलब आप समझें इंडिया और पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ है ठीक है। कि $10 का अगर ऑयल कम हो गया ना प्राइस, उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई $2 बिलियन का फ़र्क आया ठीक है। और उससे आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, आपके ठीक है। पी रेशियो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। मेरी तो पर्सनल प्रेडिक्शन भी यही है अगले 1 साल में अगेन बोरिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट बुल मार्केट ईयर्स में 30 से 35% रिटर्न आता है। तो हम यहाँ से देखें तो हम तकरीबन 160,000 फॉर FY26 अब जो शुरू होने जा रहा है और 1 साल और अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, ऑयल प्राइसेस में कोई शॉक नहीं आती, लोकल डेवलपमेंट कोई ऐसी नहीं होती जिससे चीज़ें ख़राब हों, तो वी विल सी नॉर्थ ऑफ 200,000 Wow. Big numbers. एंड एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस। इसमें जो Absolutely. है कोई ऐसी वो नहीं। Thank you so much, Abdurrahman. थैंक यू, It was a pleasure. थैंक यू। Push it.